देखिए, हाँ, यहाँ पर हम जो रख रहे हैं कि हमारे देश में हम सबको पता है, जैसे हत्या की जाती है तो 302 लगता है, कोई किसी के साथ चीटिंग करता है 420 लगती है उसके ऊपर धारा, या फिर जैसे किसी का बलात्कार की वजह से 376। ये एक नॉर्मल चीजें हैं जो हम लोगों को पता है। हम लोग इस मामले में विचार विमर्श भी करते हैं, एक दूसरे से आपस में बातचीत भी करते हैं। ये जो जानकारी है कोर्ट की, कानून क्या कहता है या कानून से हमें क्या सजा मिलती है, ये केवल कोर्ट तक सीमित है। आम पब्लिक को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और ये डरा कर रखा जाता है कि आपने अगर कुछ बोला कोर्ट के खिलाफ, जज के खिलाफ, तो फिर आपके ऊपर कंटेम लग जाएगा। तो उसी चीज को हमें समझना है। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो भी कोर्ट या जो संविधान बनाया है ये हम लोगों ने बनाया है, और हम ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, अपने हाई कोर्ट, या जो छोटी अदालतें हैं ये 124, 214, 235 के तहत हम लोगों ने ही खोली है। ये इन लोगों ने नहीं खोली जो क्या बोलते यहाँ पर बैठ के सरकारी उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का जिसकी वजह से आज पूरे देश की हालत ये है, भुखमरी है, बेकारी है। ये ये सब हमारे इस भ्रष्टाचार इसकी वजह से हो रहा है। हमें हमें चाहिए, हमें ये जो कंटेम या जो डर हमें बैठाए रखा है हमारे दिलो दिमाग में, उस डर को हमें हटाना है। अब इसको डर को हटाने के लिए हम जब तक क्या बोलते अपने वो मामले, जो मामले जिसके साथ भी हो रहे हैं उसमें गलत क्या है सही क्या है, वो हम जब तक प्रेजेंट ना कर सके किसी के सामने या लोगों के सामने आ ना सके, तब तक उस मामले में बोलना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिम्मत नहीं है हम लोगों में बोलने की। वो हिम्मत हमें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई जज बनता है तो जज कोई भगवान नहीं है, या कोई आईएएस अफसर बनता है वो, या आईपीएस अफसर बनता है वो कोई भगवान नहीं है। जज भी बलात्कारी हो सकता है, जज भी चोरी कर सकता है, डकैती डाल सकता है, हत्या कर सकता है। तो क्या जज को सजा नहीं मिलेगी? हमारे देश में ऐसे जजों को सजा मिली है, उसे समझना होगा। अभी अगर हम इस बारे में बात करें तो आज से 106 साल पहले गांधी जी ने चंपारण में यही काम किया था। अदालत गलत कर रही थी, अदालत के खिलाफ वो खड़े हो गए थे। उनसे कहा गया था कि क्या बोलते आप चंपारण में कदम नहीं रखेंगे। तो गांधी जी ने कहा ये देश मेरा है, मैं जहां चाहे वहां आ जा सकता हूं। तो जब वो चंपारण पहुंचे तो उन्हें अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किया गया। तो उस वक्त पूरे चंपारण के लोग जो थे उन्होंने अदालत को घेर लिया। तो वहां पर क्योंकि ये तो संविधान के तहत चल रहे थे गांधी जी, मगर जज क्या बोलते वो थे गोरे अंग्रेज, गोरे लोग थे। फिर भी उन्होंने क्या बोलते वहां पूरा ख्याल रखा, इनके साथ कुछ भी बदतमीजी नहीं की गांधी जी के साथ, और आखिर में उन्होंने गांधी जी को बिना बेल के, जबकि उनसे कहा गया कि आप बेल ले लीजिए, इन्होंने कहा नहीं मैं बेल क्यों लूं। तो अगर अदालत में कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर हम फिर हम गुलामी स्वीकार कर लेंगे। जैसे गोरे अंग्रेज तो कम से कम हमें बोलने देते थे, यहाँ तो काले अंग्रेज हमें बोलने भी नहीं देंगे। तो हमें कम से कम वो आवाज बननी है, अपनी उन बातों को सबके सामने प्रेजेंट करना है। अब यहाँ होता क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है नीचे की अदालतों के लिए कि आप हर हफ्ते लोक अदालत लगाइए, जिससे जो ज्यादा से ज्यादा केसेज हो रहे हैं उसमें कमी आए। लोक अदालत का मतलब है कि दोनों पार्टी को आपस में बातचीत करके समाधान निकालना। हमें भी अपना समाधान निकालना है, लेकिन हम चाहेंगे कि दोनों पार्टी यहाँ पर बैठे, दोनों पार्टी के अपने अपने विचार वो चीजें सामने लाई जाए। लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्ट होते हैं, जो गलत है, वो लोग तो बहुत कम है, आएंगे नहीं। इसलिए कम से कम एक पक्ष तो का अपनी बात को रख सके। तो यहाँ पर मैं पहले जो है एक पक्ष के हिसाब से इस मामले को रखना पसंद चाह रहा था कि सबके सामने रखा जाए और इसके हम ओपिनियन ली जाए, फिर उसके बाद उस मामले को आगे बढ़ाया जाए। ठीक, अभी ये मामला है, हम जो मामला उठाने जा रहे हैं ये मुजफ्फरनगर का मामला है। इस मामले को मैं 5 बिंदुओं पे उठाऊंगा। एक पहले एक
पॉइंट पे रखूंगा, उस पॉइंट पर वकीलों की जो वकील लोग रहेंगे इसमें, उनकी राय ली जाएगी, ओपिनियन ली जाएगी। फिर उस मामले में जज साहब अपना कहते हैं वो देंगे आरोप पत्र की भाई इनके ऊपर क्या आरोप बनता है। इस प्रकार से इस मामले को हम लोग एक एक करके ऐसे 5 बिंदुओं पर काम करेंगे। अभी मैं यहाँ पर वो फाइल शेयर करता हूँ जिस फाइल के तहत मतलब उसमें पूरा मेंशन है। देखिए, जी ये देख रहे होंगे आप लोग, ये मुजफ्फरनगर का मामला है। हम लोग कभी भी देखिए, हम गलत शब्द मुंह से नहीं निकलने चाहिए, ये कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे एक शब्द है हरामखोर करके, हरामखोर हम लोग कई कई पत्रों में हम लोगों ने हरामखोर वर्ड लिखा है, जो लेटर्स हम लोग भेजते हैं। हरामखोर क्या होता है कि एक से मतलब हमसे पैसा लेकर के दूसरे के लिए काम करना। तो हम लोग पुलिस में या जो भी इस टाइप का काम करता है उनको हम लिख के भेजते हैं कि हम हरामखोर वर्ड लिखना नहीं चाहते, मगर हम मजबूर है क्योंकि यहाँ पर हमसे पैसा लेकर दूसरे के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए ये अधिकारी या ये जो भी है वो उसको हम हरामखोर बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये कुछ हम लोग कार्टोग्राफ बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मुजफ्फरनगर के वर्दीधारी कुत्ते मेरे टुकड़ों पर पलते हैं, तो ये एक कार्टून है, ये पूरा हमने भेज दिया है लेटर इन लोगों को। अब इसमें मामला क्या है उसे पहले हमें समझना होगा, उसके बाद हम इस कार्टून के बारे में जो वर्ड है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है, हमारे देश के हर क्षेत्र में दहशतगर्दों की भरमार है, यानी हर तरफ। जैसे आपके गली मोहल्ले में हमारे नगर सेवक है, पार्षद बैठे हैं, उनके अपने गुंडे बदमाश लोग बैठे हुए हैं हर जगह, हर मोहल्ले में। आप अगर उनके खिलाफ उन्होंने हर जगह इलीगल कब्जा कर रखा है, अपनी गुंडागर्दी चलाते हैं, अगर उनके खिलाफ आपने कोई भी आवाज कर दी तो वो उनके पूरे गुंडे आ जाएंगे आपके घर में, आपको मारा पीटी करेंगे, जो भी है वो करेंगे अपना काम। तो ठीक यही स्थिति हमने यहाँ पर एक पोस्ट में इसमें लिखी है। इसके अंदर क्या है कि एक मुजफ्फरनगर में एक बदमाश है गुंडा राकेश गर्ग उर्फ पप्पू करके। तो इसने एक करा अवैध निर्माण किया, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन किया बिना। क्या है कि देखिए, पहले पुराने जमाने में तो हम लोग कैसे भी मतलब रहते थे, कहीं मकान बनते थे, आपने देखे होंगे हर एक मकान की छतें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती थी, एक छत से कोई भी दूसरी छत में जा सकता था, मगर वहां पर किसी प्रकार की गलत बातचीत नहीं होती थी, कोई चीटिंग नहीं होती थी, कोई चोरी नहीं होती थी, डकैती नहीं डलती थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से वहां जा रहा होता था, अगर वो अपरिचित है तो उसको रोक लिया जाता था, यानी परिचित व्यक्ति ही छत पर जाएगा। अब अगर आप इलीगल और लीगल मतलब हम किसी शहर में रह रहे हैं, वहां पर अगर प्लान बने, नगर निगम बना है या कोई इस टाइप की संस्थाएं बनी है, उसका कारण है, उसके कारण को हमें समझना है। तो यहाँ पर ये जैसे हमने देखा कि एक इलीगल ये बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, उस निर्माण की वजह से एक व्यक्ति की मकान धराशायी हो गया, गिर गया, दीवार उसकी गिर गई। ठीक है, अगर क्या बोलते वो व्यक्ति शरीफ होता, अगर वो जिसकी वजह से ये दीवार गिरी है वो शरीफ आदमी होता, तो वो चुपचाप क्या बोलते माफी मांग करके उस दीवार को वैसा का वैसा बनवा देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, मजबूरी बस इनको पुलिस में कंप्लेंट करना पड़ा। पुलिस में कंप्लेंट करी तो पुलिस के अफसरों ने देखा कि ये बड़ा क्राइम वाला मामला है, अगर हमने इस मामले में इंटरफेयर करके दीवार नहीं बनवाई तो ये मामले में हमारी नौकरी भी जा सकती है। तो उन्होंने क्या बोलते पुलिस वालों ने इसमें आगे बढ़े और आगे बढ़कर के उन्होंने उनका मकान वगैरह सब वो वैसा का वैसा बनवा दिया। अभी
एक चीज देखेंगे हम, यानी बन गया इनका जो मकान था वो सब बन गया, इसमें सारी चीजें आ गई, इनका राजीनामा भी हो गया इस मामले में। ये तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो पहले हम राजीनामा देख लेते हैं इनका। सबसे पहली चीज तो हम इस बात को समझेंगे कि अगर ये देखिए हमने कंप्लेंट लेटर में क्या लिखा है इस चीज को, कि अगर ये इनके समर्थक गैरकानूनी कृत्यों में लिप्त एक बदमाश है जो निम्न आधार पर बाहुबली साबित होता है। इसने इसने दीवार तोड़ी। अगर ये खुद माफी मांगकर दीवार बना देता तो इसको कहा जाता कि ये एक शरीफ आदमी है, और शरीफ आदमी कभी भी मतलब प्लानिंग के तहत ही काम करता है। मगर इसने ना माफी मांगी ना इसने दीवार बनाई। जिसका नुकसान हुआ, जो पीड़ित था, उसको जाना पड़ा पुलिस, और पुलिस के द्वारा ये क्या कहते दीवार वापस बनवाई गई। अब हमारे देश में कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी उन्नाव का मामला देख लीजिए आप। एक पुलिस ऑफिसर वो सब्जी मंडी से गुजरता है तो उसको चाहिए कि सभी लोग उसको सलाम करें। एक नया बंदा था वहां पर, नाबालिग लड़का, उसने उसको सलामी नहीं दी तो इसको आ गया गुस्सा, मतलब इसका ईगो हर्ट हो गया। अरे ये व्यक्ति, ये कौन है जो मेरी सबको सलामी नहीं कर रहा है। परिणाम उसने उसको ले जा करके इतनी बुरी तरह मारा कि वो वह मर गया। थाने ले गए उसको, थाने में 5 मिनट के बाद वो 10 मिनट में थाने में जाके मर गया। तो ये जो दिमाग में बैठा हुआ है, उसको दिमाग में ये आया, खुन्नस आई कि इसने मेरे को सलामी क्यों नहीं दी। ठीक यही स्थिति यहाँ पर हुई। तो पहली बात तो ये कि अगर ये बदमाश नहीं होता, शरीफ होता, तो इसका काम था पहले तुरंत उस दीवार को बना करके काम कंप्लीट कर देता। पुलिस तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए थी, मगर पुलिस तक बात पहुंची तो इससे साबित हो गया कि ये व्यक्ति उस जगह का या तो नामी बदमाश है, गुंडा है, उसकी सब जगह मतलब अपने आप को बाहुबली समझता है, दबंग समझता है। इसकी वजह से उसने ये काम नहीं किया और उसको मजबूर होकर पुलिस का सहयोग लेकर के वापस दीवार बनवानी पड़ी। अब प्रश्न होता है कि आगे क्या। तो यहाँ पर जब दीवार बनवाई तो यहाँ पर जिस प्रकार से वो अफसर ने उस लड़के को मारा जिसने सलामी नहीं दी थी, ठीक उसी प्रकार ये गुंडा जो बदमाश था, इसने इनके घर में जाकर के जानबूझकर, मतलब देखिए पहले तो यहाँ पर एक कंप्लेंट की गई है, इस चीज को कंप्लेंट को हमें समझते हैं। ये आप देखिए, आवेदन किया गया कि खाली टंकी जिसके ऊपर वर्तमान में दर्ज है उसके मालिक ने खरीदा था और ये कमर्शियल कैटेगरी में या रहायशी कैटेगरी में दर्ज है, कृपया उल्लेख करें। मतलब इन्होंने क्या किया फिर, जब ये इसने दुकान नहीं बनाई यानी वो दीवार नहीं बनाई, तो इन्होंने सामने वाले ने कॉमर्शियल जो है लीगल तरीके से बनाया है या नहीं बनाया है उसके बारे में कंप्लेंट करी कि उसकी जानकारी दी जाए पूरी की पूरी। तो यहाँ पर जानकारी तो इनको दी नहीं गई इस प्रकार की। अब जानकारी क्या दी उसको समझना है हमें कि वहां से जानकारी क्या आई। तो ये देखिए आप यहाँ पर, तो हम क्या गलत कर रहा है उस गलती को हमें पकड़ना होगा। कि अब यहाँ पर आप देखेंगे सामने से जवाब आया कि भाई कोर्ट चल रहा है, वाद विवाद की स्थिति है, लॉकडाउन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का और इनका हाई कोर्ट का आदेश है कि अभी इस मामले में ध्यान नहीं दिया जाए। आपने कंप्लेंट करी है इलीगल काम की, मगर जवाब दे रहे हैं कुछ और इस चीज के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर इन्होंने एक लेटर लगा के दे दिया इसके अंदर। ये लेटर देखिए, ये कंप्लेंट लेटर दिया गया था। ये देखिए, ये एक, जब हमने इलीगल कंप्लेंट, मतलब वो दुकान इलीगल बन रही है तो इसके बारे में कंप्लेंट की गई। कहां पर की गई? उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर। अब ये पोर्टल पर कंप्लेंट करने के बाद जो आंसर दिया जा रहा है वो आंसर देखिए क्या है। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर ये ऊपर लिखा हुआ है, एक नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, उसके लेटर हेड पर ये जानकारी आनी चाहिए थी, लेकिन लेटर हेड पर नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया गया है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है इसको भी समझिए
कि 432 तो उसका नंबर वगैरह डाला है 99, और यहाँ पर लिखा है जिसमें शिकायतकर्ता के अनुसार खादर वाला जो बिल्डिंग है, तो यह निर्माण के सिद्ध के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण ने 1975 और सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वाद भेद किया गया है, जिसके उपरांत ये होगा। इस मामले में शपथ कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्राधिकरण वगैरह ये सब चीज इन्होंने रखी हुई है। सबसे पहला चीज ये है कि ये क्या नियम के अनुसार हुआ है। वहां पर हमने कंप्लेंट दी है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से बनाया गया है। अगर इसकी पूरे नक्शे जो पासिंग हुआ है, जो भी चीजें हैं, उसकी जानकारी दी जाए, तो ये जानकारी किससे लेनी चाहिए? जो बना रहा है उससे लेनी चाहिए, और उसके सारे पेपर्स लगाने चाहिए। प्राधिकरण से आपको जानकारी लेनी चाहिए, तो प्राधिकरण के लेटर हेड पर उनका स्टैंप लगा करके ये लेटर यहाँ पर आना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की पोर्टल पर जो लोग बैठे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग नियमों के अनुसार, संवैधानिक नियमों के अनुसार काम कर नहीं रहे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, जिसका विश्लेषण से सीधे सीधे नजर आ रहा है। तो हमें इन लोगों के खिलाफ मतलब उस चीज को आरोप तैयार किया जा सकता है कि इन लोगों को नियमों के अनुसार काम कैसे करना है, यहाँ पर कौन सा पेपर आना चाहिए था, किस तरीके से काम होना चाहिए था, और मांगा क्या गया था। मांगा ये गया था, क्या उसने कोई ऐसी एप्लीकेशन दी थी, क्या उसने वहां पर कहते प्लान के तहत, टाउन प्लान के तहत उसने पूरी पेपर कार्रवाई, कागजी कार्रवाई करी थी क्या, कानूनी कार्रवाई करी थी क्या? तो वो कुछ नहीं दे करके यहाँ पर इस तरीके से इनका लगा दिया गया। अब क्योंकि ये मामला ऐसा था, तो उनको राजीनामा, मतलब एक जो गुंडा जिसने गलत ढंग से इलीगल तरीके से लॉकडाउन के टाइम एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है वहां पर लॉकडाउन के टाइम, तो वो चीज आप नहीं देख पा रहे हो। आप ये देख रहे हो कि उसको कैसे बचाया जाए। उसने दीवार तोड़ दी, वो चीज आपको नजर आई, लेकिन उसके ऊपर क्राइम बनता है, आपको उसके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। अरविंद मौर्य जी, आपने ज्वाइन किया, आपने देखा था? अरविंद मौर्य जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ, लेफ्ट हो गया। अभी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, अभी मैंने मामले को थोड़ा सुना सर। अभी मुझे थोड़ा और भी बताएंगे तो मैं बता सकता हूँ अभी थोड़ा पॉइंट को। अभी कंप्लीटली मुझे अभी वो और नहीं आ रहा है, बता रहे थे आपको अभी हमने पहले पॉइंट पे ही बातचीत की है, जो मैंने शेयर किया था, मैंने दिखाया था। उसमें एक मतलब प्राधिकरण को कंप्लेंट, पहले तो कंप्लेंट पुलिस को की गई उत्तर प्रदेश यूपी पोर्टल में कि एक दीवार तोड़ी गई इलीगल, मतलब किसी के मकान की दीवार, मकान के घर की दीवार तोड़ दी जाती है ना। और वो कौन कर रहा है? जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो उस मामले में इलीगल कंस्ट्रक्शन करने मतलब आप अगर मकान बना रहे हो और आपकी वजह से किसी दूसरे के मकान की दीवार टूट जाती है, तो आपका फर्ज है कि उससे माफी मांगे और उसको दीवार बना दे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक शरीफ व्यक्ति माने जा सकते हो, जो देश के संविधान का पालन करता है, बराबर। यहाँ पर उस व्यक्ति ने उस दीवार तोड़ दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ना माफी मांगी, ना कुछ, और ना दीवार बना के दी। परिणाम क्या हुआ? इनको कंप्लेंट करनी पड़ी कि भाई मेरी दीवार तोड़ी गई है, और जिस व्यक्ति ने मतलब जो वहां पर कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो लीगल हो रहा है, इलीगल हो रहा है, इसकी इन्होंने मांग की। तो परिणाम क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या बोलते, पुलिस ने प्रेशर डाल करके इनकी दीवार बनवा दी, और वहां पर लिखवा दिया पोर्टल पर कि भाई अभी लॉकडाउन है, इसकी वजह से क्या बोलते इस मामले में हम आगे कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मुख्य चीज यहाँ पर यह बनती है कि पहली बात तो अगर किसी ने दीवार तोड़ी है, गलती से टूटी होती तो बात अलग थी, और वो माफी मांग लेता तो बात अलग थी। यहाँ माफी नहीं मांगी, तो इस व्यक्ति जिसके वजह से दीवार टूटी है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था? यानी सिर्फ राजीनामा करा के कर दिया गया, क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं बनती थी? और जो प्राधिकरण ने एक नॉर्मल पेपर पर, मतलब एक पेपर पर खाली नाम लिख दिया ऊपर प्राधिकरण और नीचे साइन कर दिए, क्या ऐसा पेपर, वो भी यूपी पोर्टल पर एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत, वहां पर ऐसा एक नॉर्मल सा पेपर डालकर इस मामले को बंद कर दिया गया? ये क्या उचित है? कानूनन ये चीज ऐसा होना चाहिए क्या? क्योंकि हम जब तक इन चीजों का इस पर सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक ये लोग सुनने वाले नहीं, ये लोग अपनी लाइन पर चलने वाले नहीं है। इसके लिए मैं इस बात में बोल। तो अरविंद जी, आप बताइए इस मामले में क्या आपको लग रहा है?
अरविंद जी बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। हेलो। हाँ बोलिए, फिर बंद हो गया आपका अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए अरविंद जी। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। आदम जी आप बोलेंगे कुछ इस मामले में, आपकी अगर समझ में हाँ आया जी, हो। मैं बोलूँगा। हम्म हाँ, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर कोई नुकसान हुआ है किसी का, हम्म किसी की वजह से, हम्म तो वो क्राइम तब तक नहीं है जब तक हम ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। अगर बिल्कुल। जिस पर्सन की दीवार गिरी थी उसका ऑब्जेक्शन नहीं होता, या हम्म वो कहता ठीक है भाई गिर गई मैं बना लूंगा, या गिराने वाला उसको बनाने के लिए रेडी हो जाता, हम्म तो ठीक है मामला। लेकिन किसी का बस। अगर नुकसान हुआ है, तो हम्म पहली बात तो ये प्राधिकरण और पुलिस की गुंडागर्दी है कि ये बताना कि ये लॉकडाउन है और हम्म कोरोना है। कानून हम्म व्यवस्था कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ना तो चलती है ना रुकती है ना। बिल्कुल। लॉकडाउन में ट्रेनें रोकी जा सकती हैं, पब्लिक का बाहर निकलना रोका जा सकता है, कानून व्यवस्था नहीं। बिल्कुल। कोई भी कोर्ट हम्म बंद नहीं हुआ है ना उसमें ताले लगे हैं। हम्म हम्म आपराधिक जितने भी मामले हैं उसके लिए कोर्ट चालू है, जिसको बिल्कुल। इमरजेंसी में रखा गया है। कोई क्राइम होता है, किसी को अरेस्ट करना है, किसी का रिमांड है, किसी की बेल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये गैर कानूनी हुआ कि आपने वेबसाइट पे लिख दिया कि कोर्ट ने कहा है कि इस पे कार्रवाई नहीं करना है। कोई कोर्ट नहीं कह सकता है कि कोई भी क्राइम हो रहा है अगर अगर तो उसको होने दिया जाए, है बराबर। ना। दूसरी बात, अ, नुकसान जो होता है वो क्राइम की कैटेगरी में ही आता है। हम्म किसी को थप्पड़ मारने से भी कोई मर नहीं जाता है, लेकिन क्राइम है ना वो, उसके लिए भी कंप्लेंट है। किसी को हम्म गाली देना मर्डर नहीं है लेकिन क्राइम है ना, तो उसके बिल्कुल। लिए भी लॉकडाउन नहीं है। किसी हम्म भी क्राइम के लिए लॉकडाउन और कोरोना वायरस का बहाना नहीं लिया जा सकता है। ये सिर्फ एक ड्रामा है, बिल्कुल। इसमें कंप्लेंट लेनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, डायरेक्टली एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई घायल नहीं हुआ, गंभीर रूप से घायल नहीं है, किसी को मारा मारी नहीं हुई, लेकिन हम्म दोनों पक्षों को बुलाना चाहिए था पुलिस स्टेशन में। सबसे पहली कंप्लेंट तो बराबर। पुलिस स्टेशन में की ना, बाद में नगर निगम नगर महापालिका गए। तो हम्म क्या करना चाहिए था, दोनों पार्टी को बुलाने के बाद उनके बीच में मीटिंग करनी चाहिए थी कि भाई ये मामला है और नुकसान तो हुआ है। हाँ, हम्म सामने वाली पार्टी को अगर आपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको ऑब्जेक्शन है इनकी दीवार टूटी, इनका नुकसान हुआ है, तो हम्म आपको बना के देना चाहिए। ये हो गया हम्म इंसानियत का भी और पुलिस का हम्म अच्छा रवैया, है ना। हम्म क्योंकि पुलिस को भी इंसान, पुलिस भी इंसान है और इंसानियत का उनको भी अधिकार है। ये नहीं है कि हर चीज में आप किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दो। हम्म, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है बिल्कुल। कि गुंडागर्दी हुई है। एक तो दीवार तोड़ने वाले की गुंडागर्दी, हम्म दूसरी पुलिस की गुंडागर्दी, तीसरी जो हम्म नगर महापालिका है जो भी यू मुजफ्फरनगर की। हाँ यूपी पोर्टल में जिस शख्स ने जो भी मतलब उसने भी वहां पर डाला है पेपर कि भाई ये हम्म, लॉकडाउन की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस जी अधिकारी का इसमें रोल है ना, कि मतलब उस अधिकारी ने ऐसा बिल्कुल। पेपर कैसे डाला। कम से कम प्राधिकरण का पेपर होना चाहिए था, लेटर हेड होना चाहिए था, हाँ स्टैंप होना चाहिए था। और उसमें कई पेपर, मतलब खाली ये पेपर से काम नहीं बनता है, उनके वो सारे पेपर के हमने कौन कौन से पेपर उसने इसके लिए मतलब प्लान बनाने के लिए आवेदन दिए थे, क्या दिए थे, ये सारी चीजें वहां पर आनी चाहिए थी। तो यूपी पोर्टल बिल्कुल। के इन अधिकारियों ने भी बहुत बड़ा ये गलत काम किया, क्राइम किया है उन्होंने। ये अपने संवैधानिक ड्यूटी को इन्होंने पालन नहीं किया जैसा करना चाहिए नियमों के तहत। और अगर जब तक हम इनको रोकेंगे नहीं, हम इनके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये लोग इस तरीके से हाँ हम लोग को रोक ये कर देंगे। तो ये है, ये चीज हमारे मतलब हमें लगता है इस टाइप का। तो इसमें आपका क्या कहना देखिए, है। मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ आपको कि हम्म जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। आरटीआई, हम्म राइट टू इंफॉर्मेशन हम्म एक्ट, कोरोना और लॉकडाउन या हम्म कोई बहुत ज्यादा बारिश होने से या सुनामी हम्म आने से हम्म कोई भी सरकारी अधिकारी छुट्टी पे नहीं गया हुआ है, उनकी सैलरी भी चालू है, उनकी हम्म जॉब भी चालू है। ना हम्म तो पुलिस, ना नगर निगम, और ना ही और जो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है या जो उसको हैंडल करते हैं, ये हम्म, लोग छुट्टी पर नहीं है, ना बिल्कुल। इन्हें किसी तरह की छूट दी गई है।
इसी तरह आरटीआई में भी ये लोग बहानेबाजी कर रहे थे पूरे देश में कि अभी लॉकडाउन है, कोरोना है। उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने और कई सारे स्टेट के कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया कि आप ऑनलाइन कीजिए उसको। तो चीजों को केस को आपको हैंडल करना है, ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए। पुलिस स्टेशन बंद नहीं है, कोर्ट बंद नहीं है, ठीक है। सरासर ये गुंडागर्दी है और गलत है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार शामिल है, क्योंकि पुलिस और नगर निगम को कोई शौक नहीं है कि वो किसी की दीवार टूट गई है कंप्लेंट ना सुने। इसमें भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने पैसा खाया है जैसा हर स्टेट में खाते हैं लोग, और उसके बाद उन्होंने रफा दफा करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर साबित ही हो गया है कि मतलब इन्होंने भ्रष्टाचार किया। क्योंकि अगर यही कोई गरीब का होता या गरीब ने किसी मकान बना रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता, इमीडिएट पुलिस उसके पास पहुंच जाती है, उसको करने नहीं देती है। और ये करोड़पति आदमी अपना ये कर रहा है इलीगल तरीके से, उस मामले में कुछ बोला नहीं, उसने गुंडागर्दी करी, एक दीवार तोड़ डाली बिना किसी डर के, यहाँ तक कि उससे माफी भी नहीं मांगी, इसको पुलिस में जाना पड़ा। अगर ये पुलिस में जाता है तो इसका मतलब वो बदमाश है, वो कोई शरीफ आदमी नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है। करेक्ट ना ये चीज? देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि कंप्लेंट पर एक्शन लेने के लिए लॉकडाउन है, कोरोना है, माननीय सीएम योगी जी ने कहा होगा या उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा होगा कि कंप्लेंट नहीं लो, है ना, इस पर एक्शन मत लो, लेकिन दीवार बनाने के लिए बोला है क्या? ये भी आप पोर्टल पर डालिए ना, ये भी एक अपराध हुआ कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। जो हमारे यूपी पोर्टल के ऊपर गाइडलाइंस दी है कि हम एक्शन नहीं लेंगे, तो उसका भी उल्लंघन है, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। दीवार बनाई, तोड़ी या कंस्ट्रक्शन किया, लॉकडाउन सिर्फ पीड़ित के लिए नहीं है, लॉकडाउन सबके लिए होना चाहिए, विक्टिम के लिए भी है, एक्यूज के लिए भी है। अच्छा ठीक है, फिर ये चीजें हुई। अभी मैं जज साहब केवीजे राव जी है उनसे मैं चाहूंगा कि वे इस मामले में कुछ आरोप पत्र कि इन्हें क्या होना चाहिए। केवीजे राव जी, मैं चाहूंगा आप जरा कुछ बोलेंगे इस मामले में। जहाँ तक इस मामले में अभी तक की चर्चा हुई है सर, बताइए। निश्चित रूप से संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए। यदि वो कार्रवाई नहीं करती है, तो जैसे कि हमारी विधिक व्यवस्था है, इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करना स्वतः भी एक अपराध है, तो हम उस अपराध प्रक्रिया को भी करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति से रोकी जा सके। तो हमारे जो संविधान और भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दिया गया है, उन प्रावधानों में ये भी प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं करता है, चाहे पुलिस अधिकारी हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, वो अन्य विभागीय कार्यवाही के साथ साथ एक दंड का विभागी होता है। लेकिन हमारी अज्ञानता या लापरवाही के कारण या किसी अन्य कारण से उस कार्रवाई को नहीं करा सकते। जैसे कोई भी किसी मैटर के लिए कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है या थाने में या किसी भी कार्यालय में, तो फट से उसके उच्च अधिकारियों को या उस कार्यालय के प्रभारी को हम लोग स्पेशल आवेदन देना चाहिए, बकायदा धारा लिखते हुए, धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता लिखते हुए स्पष्ट आवेदन देना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने इस कार्यालय में अमुक फाइल में अमुक चीजों पे फर्जीवाड़ा किया है या कुछ गलत कार्रवाई किया है, इसलिए सर्वप्रथम आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इसके खिलाफ एफआईआर कराएं। यदि वो भी नहीं करता है तो फिर हम स्वतंत्र हैं, तो दोनों के खिलाफ जो सूचना लिया है, कार्रवाई नहीं किया है, और जो उस कृत्य को किया है, तो अलग से एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, पुलिस को लिख सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ये एक विधिक प्रक्रिया है, और इसको फॉलो अप करने के लिए जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हम थक हार जा रहे हैं इस प्रक्रिया को पालन कराने के लिए, लेकिन निरंतर लगे हुए हैं। लेकिन वो कुछ मामलों में तो मेरे को लग रहा है हाई कोर्ट से भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे एक अधिवक्ता हैं, वो अवैतनिक पत्रकारिता भी करते हैं, बहुत अच्छे माइंडेड आदमी हैं। तो पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह रायगढ़ ने उसकी वकालत बहुत कम करते हैं, इसके अच्छा वकील नहीं है, इसका वकालत राशन रद्द करने के लिए बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ को लिख दिया। तो टोटल कॉन्स्पिरेसी है, कुटरचित है, क्योंकि एसपी कार्यालय में या उसके अधीनस्थ थाने में
किसी भी व्यक्ति ने ये आवेदन नहीं दिया है कि अमुक अधिवक्ता के पैरवी से मुझे हानि हुई है, तो स्वतः स्वमोटो लेटर लिख रहा है कि इसके अच्छा वकील नहीं है, इसको लाइसेंस रद्द किया जाए। तो उसको हम मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन दिए तो मजिस्ट्रेट खारिज कर दिया, रिवीजन किए थे तो कल वो रिवीजन भी खारिज हो गया। अब उसको हाई कोर्ट जाएंगे, पता नहीं हाई कोर्ट अधिकारी को बचाता है कि नहीं बचाता है, लेकिन निश्चित रूप से तो पक्षकार सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उस एसपी के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस दायर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक मेरे हिसाब से वो मैनेज नहीं कर पाएगा। ऐसी गंभीर बिल्कुल, हमें मतलब ये चीज, हाँ हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये इस टाइप के जो भी गलत कर रहे हैं अधिकारी, जो संवैधानिक नियमों के तहत हम लोगों ने इनको तनख्वाह दे रहे हैं, हम लोगों ने इनको बैठा रखा है, हम लोगों ने इनको कहा है कि ये कार्रवाई करो ताकि कम से कम अपराध कम हो, और वो लोग उस अपराधी के साथ खड़े हैं, यहाँ पर साबित हो रहा है इस चीज का। तो हमें कम से कम इस मामले में आवाज उठानी होगी, ये सब करना पड़ेगा, है ना। मैं अब दूसरे पॉइंट पे एक लाइन और बता देता हूँ सर जी। हाँ हाँ तो हाँ, इसमें भारतीय दंड संहिता के धारा 219 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, कोई भी जज तथ्यों और कानून के विपरीत कोई आदेश पारित करता है तो धारा 219 के तहत दंडनीय है। तो इसमें एक विशेष प्रावधान हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, 5 जजों की पीठ के द्वारा, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के द्वारा कोई भी अपराध की जाती है, यदि हाई कोर्ट जजों के द्वारा की जाती है तो संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और यदि चीफ जस्टिसों के द्वारा की जाती है या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के द्वारा की जाती है तो उसकी कार्यवाही राष्ट्रपति को या सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाती है, और उस कार्यवाही में प्रारंभिक जांच होने के बाद उस जज के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है और विभागीय कार्यवाही शुरू की जाती है। ये कार्यवाही तो संविधान में महाभियोग लगाने के अतिरिक्त है। तो इस चीज की जानकारी के अभाव में हमारे कोई भी साथी प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहा कोई भी। इस चीज को इन हाउस प्रोसीजर प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, तो इसको भी हमको जानकारी में लेना है। जब इन हाउस प्रोसीजर की प्रक्रिया शुरू करने हम लग जाएंगे ना हाईकोर्ट जजों के विरुद्ध, तो हर अधिकारी चाहे हर डिपार्ट का हो वो ईमानदारी से ड्यूटी करना स्वतः प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सारे अपराधों का संरक्षण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिल रहा है। तो इधर उधर ज्यादा हाथ पैर नहीं मार के ना, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के द्वारा जो गलत निर्णय तथ्यों और कानून के विपरीत हो रहा है उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, और लोग अन्याय अत्याचार करने से 1000 बार सोचेंगे। प्रोसीजर की प्रक्रिया को गूगल में भी है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जरूर, यानी हमें ये जो है इन लोगों के, इन अधिकारियों के जो गलत हो रहा है उस चीज को बाहर लाना बहुत जरूरी है, ताकि आम नागरिक इनके खिलाफ खड़े होना शुरू करे, ताकि इनको तहत काम करवाया जाए। अभी मैं आगे दूसरे पॉइंट पे आता हूं इस मामले में, जो दूसरा अगला पॉइंट जब आया जो हुआ है इसके बाद, एक मिनट, अब मैं फिर से इसको शेयर करता हूं। अगर इजाजत दें तो इस पर मैं कुछ ऐड करूं सर। हाँ हाँ जरूर, बोलिए। सबको नमस्कार, मैं ताराचंद जांगड़, एडवोकेट सीकर, राजस्थान से निवेदन कर रहा हूं। हाँ जरूर। देखिए, जो मैं आपका पूरा मसला जहां मैं समझ पाया हूं शुरू से अब तक, उसमें 2 तरह के ऑफेंस है जो इंडियन पीनल कोड के दायरे में आते हैं, और तीसरा भी हो सकता है। पहला तो ये है कि धारा 166A विधि का ऐसा कोई भी निर्देश जिसको कोई पब्लिक सर्वेंट करने के लिए बाध्य है, अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो सेक्शन 166A आईपीसी का ऑफेंस करता है। बिल्कुल। नंबर 2, इससे जस्ट कॉन्सिक्वेंस में 106(7) है, जो ये कहती है कि विधि का निर्देश का उल्लंघन करते हुए कोई लोक सेवक ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार करता है जिससे किसी भी आदमी को क्षति कारित होती है, नुकसान कारित होती है, तो वो 106(7) आईपीसी का ऑफेंस कारित करता है। इस प्रकरण में कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, उसका कोई विधिक आधार नहीं है। यानी जिस आदमी ने भी वो रिपोर्ट तैयार की है और पोर्टल पर डाली है, उसमें उसने ऐसा तथ्य लिखा है जिसका झूठ होना वो जानता है कि इस तरह की कोई चीज किसी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, और सच जानते हुए झूठ जब रिपोर्ट तैयार की जाती है
और पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को एग्जीक्यूट करते हुए की जाती है, जिससे किसी आदमी को लॉ के अगेंस्ट जाते हुए नुकसान हो या फायदा हो, तो सेक्शन 420 के अंडर आती है। क्योंकि ये रिपोर्ट सच को कंसील करते हुए झूठे फैक्ट्स के साथ बनाई गई है, इसलिए आईपीसी की सेक्शन 468 अट्रैक्ट होती है और उसके कॉन्सिक्वेंस में 471 अट्रैक्ट होती है। यानी उस रिपोर्ट को, उसमें झूठे तथ्यों को सच जानते हुए उसका सच की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो सेक्शन 471 गवर्न होकर आ जाती है। और ये बहुत बड़ी बड़ी सेक्शंस हैं जिसमें मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो 10 ईयर्स की है, इम्प्रिजनमेंट। अब आपके इस केस में जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें कोरोना का बहाना करते हुए, जो कि लीगल स्टैंड करता ही नहीं है, ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है जिससे जो एप्लीकेंट है या कंप्लेनेंट है उसको क्षति करी गई है। इसलिए इसकी झूठी रिपोर्ट और फॉल्स फैब्रिकेटेड रिपोर्ट की वजह से उनको नुकसान हुआ है, इसलिए 167 आपके यहाँ ऑफेंस रेज हो गया। इस तरह के केसेस में आप दोनों तरह की रेमेडी ले सकते हैं। चूंकि ये डॉक्यूमेंट्री तौर पर प्रूव है तो आप कंसर्न कोर्ट भी जा सकते हैं, इस पर सीधा कॉग्निजेंस करा सकते हैं और चाहें तो इस पर एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। अगर आप स्टेट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, जो इनके सीनियर ऑफिसर हैं जो ऑफेंस कर रहे हैं उनके, उसको आप एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि साहब आपके जो माथत कर्मचारी हैं उन्होंने ये रिपोर्ट हमारे खिलाफ बनाई और इसमें इस तरह के ऑफेंसेस से रेज होते हैं, और उसके बाद आप उसे युक्तियुक्त समय देते हैं और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में ये कैटेगोरिकली मेंशन कर रखा है पैरा 111 में कि इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, और कोई भी एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस की दर्ज करने से कोई थाना का बार साधक अधिकारी मना नहीं कर सकता। थोड़ा सा इससे पहले जाते हैं, 2016 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया, अमानुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर रखा है, कैटेगोरिकली ये हेल्ड किया हुआ है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू बुक ए केस अगेंस्ट एनी कल्प्रिट इफ स्टेट फेल्स। कल्प्रिट को स्टेट की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी मजबूरी वश किसी ऑफेंस को कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता, तो इस केस में हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां लॉ पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो एनी पर्सन हु इज बोनाफाइड विद द फैक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कैन मूव टू द कोर्ट। कोर्ट में कोई भी आदमी किसी ऑफेंस के खिलाफ जा सकता है। तो इस सिचुएशन में जो ऑफेंसेस आपके रिकॉर्ड पर कारित हो गए हैं, और मजाक मजाक में कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं सकता, अरे भाई कहाँ है आपके पास ऐसा? फंडामेंटल राइट ने कोरोना की इमरजेंसी में आप पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूर लगाई हैं, लेकिन किसी तरह का फंडामेंटल राइट जो है उसको अबॉलिश नहीं किया गया है, न उसे सस्पेंड किया गया है। तो आप कौन होते हैं इस तरह के लिखने वाले? तो इस रिपोर्ट की वजह से इतने सारे ऑफेंसेस इस पूरे केस में जनरेट होते हैं। यू कैन मूव टू द कोर्ट। बिल्कुल, थैंक यू सर। अभी हाँ, अब हम इसमें आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ वो मैं बताता हूँ इसमें। तो मैं शेयर करता हूँ फिर से इसको। हाँ, तो यहाँ पर ये जब हो गया, इनका राजीनामा बन गया, इनकी दीवार भी बना दी गई, सब कुछ हो गया। अब सामने वाला क्योंकि बदमाश है, ये तो सिद्ध हो गया कि वो एक गुंडा था। अगर गुंडा नहीं होता तो वो उसकी दीवार बिना उसके पूछे माफी मांग के खुद बना देता, लेकिन उसने नहीं बनाई, पुलिस का सहयोग लेना पड़ा, तो इसका मतलब गुंडा या बदमाश वो साबित हो गया। अब यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर कि इसके घर में घुसकर इनके यहाँ अपने चोरी की, ये देखिए चोरी के अपने ये अलमारी थी। ये लोग चलते 1 घंटे के लिए घर से बाहर गए, इनके घर में घुसकर इनके अलमारी से पैसा वैसा निकाल लिया, जो भी है 60-70 हजार का, और काफी कुछ हुआ। अब ये चीज क्यों हुई और कैसे हुई इसको मैं आगे बताता हूँ। ये इनका चोरी वोरी हुई, इसकी इन्होंने कंप्लेंट करी। मतलब घर के अंदर घुस के आपने कुछ गलत काम हुआ है, उसकी कंप्लेंट कर दी गई है, ऑफिसर को की गई है। ऑफिसर का काम है, उसने क्या किया, 2 पुलिसकर्मी को भेजा वहां पर, जिन्होंने खाली इनसे प्रार्थना पत्र लिया और लेकर के ये प्रार्थना पत्र लेकर चले गए और कोई कार्रवाई नहीं की। ये देखिए, ये प्रार्थना पत्र छोटा सा ले लिया कि मान्यवर आपसे निवेदन है, मतलब ये लेके 3 बजे हम रिश्तेदार के घर गए थे और ऐसा 4:50 पर वापस आए, तो 1 घंटे के अंदर इनकी कुंडी उनका खोल करके सब कुछ कर दिया गया।
अभी यहाँ पर एक चीज हम और दिखाना चाहेंगे, वो ये कि ये जो चोरी है, मतलब इस चीज के अंदर अगर अगर सामने वाले ने चोरी की, एक चोर होता है, एक नॉर्मल चोर, तो वो चोरी ऐसे करेगा कि सामने जाएगा, अलमारी वलमारी से चोर अगर खुली मिली या जो भी है उसमें से सामान निकालेगा, पैसा निकालेगा और चुपचाप बंद करके वापस आ जाएगा। लेकिन ये खुला चोर ऐसे छोड़ के गया जैसे कि वहां आतंक फैलाया गया हो या जानबूझ के दिखाना चाहता हो, इस टाइप से। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि वहां पर उसी ने जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी और जिसको दीवार बनवाने पर मजबूर किया गया था, उसी का आदमी आया है और उसने ये सारा खेल खेला है और यहाँ पर ये करके फिर निकल गया। और कंप्लेंट करी है तो पुलिस की ड्यूटी थी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट भेजते, वहां पर उसकी उंगलियों के निशान वगैरह ये सारी चीजें ली जाती, वो कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया। और जब इस मामले में फिर से शिकायत की गई तो शिकायत करने के बाद भी उन्होंने सीधे रिपोर्ट बना दी कि यहाँ पर ये रिपोर्ट बना के दे दी कि भाई इनका पुराना राजीनामा हुआ था, ये आवेदन किया गया था, कंप्लेंट की गई थी, तो इनका ये हो गया, कंप्लेंट दे दी गई। यहाँ पर इनके घर में घुसकर चोरी की गई, ठीक है, कंप्लेंट की गई, तो कंप्लेंट में खाली 2 हवलदार वहां पहुंचे, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं किया गया, एक खाली पेपर पर लिख लिया गया 2 लाइन का, और बाद में रिपोर्ट लगा दी गई कि क्या बोलते, ये देखिए रिपोर्ट में मामले के सभी दस्तावेज आरोपी पक्ष से नहीं लिए गए और साबित हो सके आरोपी पक्ष निर्दोष है ना। मतलब यहाँ पर जब कुछ भी मतलब कंप्लेंट पर नहीं हुआ तो इस टाइप की कंप्लेंट दी गई कि भाई इस मामले में क्या बोलते इस तरीके से इनका जो इलीगल तरीके से मकान बना है, यानी जो मार्केट बना है, उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, बराबर, और उसने चोरी करके गया है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे पिछले कई सालों से ये लोग अपने उस जगह पर रह रहे हैं। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन, तो हाँ जी। तो पिछले कई सालों से रह रहे, आज तक कभी कोई चोरी नहीं हुई, कभी किसी प्रकार का नहीं हुआ। लेकिन पार्टिकुलर वो 1.5 घंटे में जिस टाइम वो घर से बाहर गए, यहाँ लोगों की छतें आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है, जो परिचित है उनके घर जुड़े हैं, तो परिचित लोग अगर एक छत से दूसरे छत पे जाएंगे तो एक दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन अगर 20-25 दुकानें अगर बगल में बन जाए और उसकी छत से कोई दूसरे की छत पर जा सकता हो, तो उस स्थिति में वहां कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा इस चीज का। और यहाँ पर वही चीज हुई, उस दुकान की मतलब जो मार्केट जो इलीगल तरीके से बना है वहां की छत से इनके छत पर आए। इसका मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो भी है, ये देखिए, ये छत से ये लड़का आ रहा है जो जा रहा है, ठीक है। अब ये जगह इलीगल वाली बनी हुई है और ये देखिए ये उनके बगल में ये टूटी हुई दीवार की जो छत वो दिखाई दे रही है, ये उनकी छत है। अब ऊपर की इस छत से आप मार्केट वाली छत से दूसरे की छत पे आप जा सकते हो आराम से। अगर ये चीज लीगल तरीके से बनी होती तो आसपास बाउंड्री होती, फायर ब्रिगेड को घूमने की जगह होती, पार्किंग के लिए अंदर जगह होती, मतलब ये सारी चीजें प्लानिंग से बनाई जाती, तो ये अपराध, इस तरीके का अपराध कहीं मतलब इस छत से दूसरी छत पे नहीं जा सकता था ये चीज। तो यहाँ पर हम इन लोगों की कंप्लेंट हुई कि भाई आपके इसकी वजह से ये सब चीजें हुई है, और ये करने वाले, अभी जैसे खुन्नस का मैंने बोला कि सिपाही को दरोगा को कहते सलामी नहीं की, इसके लिए उसने खुन्नस निकाली। ठीक वही यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि आप एक गुंडे थे, आपसे हमने दीवार बनवा ली, इसलिए आपने हमारे घर में जाके ये आतंक फैलाया ताकि हम लोग उस घर को छोड़ दें या फिर हम लोग आपसे डर के रहे, और आप दुनिया में कहते बैठो कि इसने मेरे ऊपर उंगली उठाई थी, इसका देखो मैंने क्या हाल कर दिया। ये यहाँ पर ये चीज हुई है। अब इसके बाद जब ये कंप्लेंट की गई तो कंप्लेंट के बाद देखेंगे आप, ये देखिए इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, ये है वहां के अक्षय शर्मा, इन्होंने रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में क्या लिखा है इन्होंने, श्रीमान जी सादर अवगत कराना है कि आवेदक के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की जांच मुझ द्वारा की गई है और विपक्ष ने उस लाल कोठी को तोड़कर लाल मार्केट बनाई है। तो ये तो उसने लिखा, विपक्ष ने उस लाल कोठी को तोड़कर मार्केट बनाई है, विपक्ष की मार्केट के बराबर में आवेदक का मकान है और आपस में किसी बात को लेकर मनमुटाव है। अब ये देखिए, ये दुकान इसने जो खरीदी है अभी खरीदी है, अभी उसने मकान की दीवार तोड़ी, दीवार तोड़ने वाला कौन है,
वही मार्केट वाला है जिसने दीवार तोड़ी है, तो वो मतलब एक गुंडे ने तोड़ी है, ये चीज सामने साबित है। उसके बावजूद ये पुलिस वाला जो कहते जिसकी जिम्मेदारी थी, जो इस मामले में पूरी इंक्वायरी करना था, वो ये कहकर कि इनका मनमुटाव है इसलिए इनके ऊपर आरोप लगा रहा है, ऐसा कहकर इस मामले को बंद कर देता है। तो सबसे पहले अब हम इसी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, इस चीज के ऊपर कि अभी इस मामले में आदम जी आप बताइए कि आपको क्या लगता है। आदम जी आप बताइए, आपकी समझ में आया होगा ये? हाँ, आया समझ में मुझे। पहली बात तो ये है कि जो आईओ अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो वो ये रिपोर्ट नहीं लगा सकता है कि मन मुटाव था। यहाँ पर कोई रिश्तेदारी नहीं चल रही है, दोनों एक ही दादा परदादा के बच्चे नहीं हैं कि जो खानदानी मन मुटाव चल रहे हैं। मन मुटाव जो होता है वो रिश्तेदारों से होता है, ठीक है, या जिससे हमारे जमीन जायदाद के पुराने मुकदमे चल रहे हों। यहाँ पर मामला है, आपराधिक मामला है, सीधा सीधा आपराधिक के साथ साथ ये जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, नगर निगम के जो अधिकारी, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। इन सब के खिलाफ एक क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जैसे कि हमारे एडवोकेट साहब ने बताया था, अभी उनका नाम मैं भूल गया, बड़े अच्छे सेक्शंस बताए थे। तो अच्छा ये उनकी बात से पूरी तरह से सहमति है, और सिर्फ उतना ही अगर काम हो जाएगा तो आगे इस पे कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, मन मुटाव जो शब्द रिटर्न में दिया है उन्होंने, वो पहली बात तो फंस गए। वो मन मुटाव नहीं चल रहा है यहाँ पर, यहाँ चल रहा है एक आपराधिक मामला। बराबर। या तो आप उस मन मुटाव को मेंशन कीजिए उसमें कि क्या मन मुटाव है, क्या मन मुटाव है, क्या है। पहले कोई शादी हुई थी वो टूट गई, या दादा परदादा का कोई मैटर चल रहा है, या कोई पैसे का लेन देन है। ये सीधी तरह साफ साफ नजर आ रहा है कि ये लोग मामले को दबाने और उलझाने में लगे हुए हैं। लेकिन मामला क्योंकि आपने उठाया है या और एक्टिविस्ट हैं जो हमारे, उन्होंने उठाया है, आमतौर पर खासकर यूपी और बिहार में कुछ अजीब अजीब तरह की बातें सामने आती हैं। करप्शन हर जगह है, ठीक है, हमारे मुंबई में भी है, राजस्थान में, दिल्ली, हर स्टेट में, लेकिन यूपी और बिहार में कुछ अजीब तरह की चीजें सामने आती हैं। पुलिस अलग तरह से गुंडागर्दी करती है, उसको डर ही नहीं है। और खासकर कुछ 2-3 साल 4 साल में ये ज्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो पुलिस का एक जवाबदारी बनती है कि आपको मेंशन क्या करना है। ये सच्चाई है कि अगर आम आदमी को के पास कोई एक्टिविस्ट नहीं है, या कोई एडवोकेट नहीं है, या उसको सलाह देने वाला नहीं, तो ये इसी तरह बेवकूफ बनाते हैं। ये पहला केस नहीं है, ये पहला मामला नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या हर व्यक्ति किसी राज्य का या पूरे देश का कोर्ट नहीं जा सकता है। एक आम आदमी हर बात में कोर्ट नहीं जा सकता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास टाइम भी नहीं है, उसके पास अच्छा लॉयर भी नहीं है। अच्छा लॉयर मतलब जो उसको अच्छे से गाइड करे, है ना, बराबर। और उसके पास समय भी नहीं है। एक लेबर आदमी है जो सुबह जाता है, शाम में काम मेहनत मजदूरी करके घर आता है, तो कोर्ट कैसे जाएगा? उसके लिए तो पुलिस स्टेशन में बार बार जाना मुश्किल है। तो मैं थोड़ा ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसा ये आपका केस है, इस केस पर सिर्फ काम नहीं करना है, इस केस को मिसाल बना देनी है। जैसे कि हमारे एडवोकेट साहब ने बताया कि जब तक अधिकारी नहीं फंसेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं होंगे, तब तक ये ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि आज एक दीवार आप बनवा देंगे, हो सकता है आपके विरोध करने के बाद, या और हम सब भी विरोध करेंगे, उसकी दीवार भी बन जाए और ऑफिसर उसको कुछ मुआवजा भी दिलवा दें, है ना, उसको बुला के ये भी बोल दें कि भाई आगे कोई दिक्कत हो तो आओ, तुम्हारा कोई काम हो पुलिस स्टेशन में। ये लालच दी जाती है अक्सर, बराबर, बिल्कुल। जब हम लोग लेटर डालते हैं या कंप्लेंट्स करते हैं, तो कभी कभी विक्टिम जो पीड़ित होता है वो हमारे खिलाफ हो गए पुलिस के साथ हो जाता है, क्योंकि पुलिस उसको एक आइसक्रीम खिला देती है कि भैया देखो, ये एक्टिविटी के चक्कर में मत पड़ो, ये लोग तो सब निकल जाएंगे, फंसोगे तुम, पुलिस से झगड़ा नहीं करो, पुलिस की रंजिश मत लो, पुलिस के साथ ही तुम्हें रहना है। इस तरह से लोगों को करते हैं। तो इस पे काम बहुत जरूरी है करना। और इसमें सिर्फ दीवार का मामला नहीं है, अब ये अलमारी में चोरी करने का मामला नहीं है, या किसी छत से दूसरी छत पे आने का मामला नहीं है। ये मामला है पूरे राज्य का है, पूरे देश का है। इस तरह इस केस से रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं पुलिस की गुंडागर्दी के,
जैसे कि हमारी टीएमसी गुंडागर्दी में मास्टर है इंडिया में, इसी तरह और भी नगर निगम से देश भर में। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे एडवोकेट महोदय ने बताया कि जो सक्षम अधिकारी है, जो रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके सीनियर ऑफिसर जो है उनको शिकायत की जाए, जैसे कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है, क्योंकि हमें कोर्ट जाना सबसे इजी काम है। बिल्कुल, कोर्ट भी जा सकता है, आप, मैं, गरीब, अमीर, कोई भी जा सकता है, लेकिन कोर्ट के प्रोसेस में कोर्ट क्या करेगा, दीवार के ऊपर बात करेगा, है ना, चोरी के ऊपर बात करेगा, बात खत्म हो जाएगी। कोर्ट मिसाल नहीं बनेगा। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है कि वो जजमेंट हम लोग लगाने लगेंगे एक मिसाल बन जाएगा। लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में डेली बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत से सॉल्व भी होते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं बनते, लोगों को सीखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि आप रिट पिटीशन और एप्लीकेशन लॉयर की सीख भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आप लॉयर नहीं है ना। बराबर। तो सवाल ये आता है कि हर आदमी लॉयर को नहीं कर सकता है, लॉयर की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो हमें जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में छोटे अधिकारी है, हमेशा से एग्जांपल दिया जाता है कि छोटे अधिकारी ही ज्यादातर करप्शन करते हैं पब्लिकली, बराबर, है ना, वही परेशान करते हैं और वही डंडा भी मारता है छोटा ऑफिसर, छोटा कांस्टेबल, और वही पैसे भी मांगता है ना, और लॉकअप में भी वो मारता है। बड़ा अधिकारी कभी आके मारता नहीं है। बड़ा अधिकारी उन्नाव में सलामी नहीं मांगता है एक सब्जी वाले से या एक दुकानदार। छोटे जो ऑफिसर है, ये एक्चुअली रिश्वत देके इनका सिलेक्शन हुआ है। 5 लाख 10 लाख खुला रेट है, ये चलता है हमारे देश में। तो रिश्वत लेके करप्शन से एंट्री करने वाले से आप ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक हमारे देश में जो आईपीएस है, आईएएस है, ये करप्शन से नहीं करते, ये सबको मालूम है, ठीक है। उनके ऊपर प्रेशर है पॉलिटिकल, वो पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा करप्ट नहीं है। बहुत से इंसानियत से रिलेटेड मामलों में वो रिश्वत नहीं लेते, 5,000 10,000 50,000 लाख रुपए वो नहीं करते। तो हमें उनके साथ काम करना है, उनको बताना है कि इनके जो छोटे कर्मचारी है, अधिकारी है, पुलिसकर्मी, इनकी जो हरकतें हैं इनसे अवगत कराना है उनको, और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी आप कुछ बोलेंगे इस मामले में? वाइट जी, क्या नाम है उनका? नाम याद? हाँ, नाम शो नहीं कर रहा है उनका, इसके लिए हाँ, नाम शो नहीं कर रहा आपका। आप मुझसे शायद मुखातिब हैं आजिम साहब? हाँ, जरूर। देखिए, आपने बहुत बेहतरीन फरमाया, वो उसके लिए थैंक यू। देखिए, आपकी जहां तक अभी आपने जो ऐड किया उसमें 2 चीजें हैं। फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन आदमी का फंडामेंटल राइट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बाबू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस में बिल्कुल इसको क्लियर कर रखा है। इन्वेस्टिगेशन में हर उस चीज को मेंशन करना जरूरी है जो किसी केस से मुतालिक हो। अब इस रिपोर्ट में जो एक लाइन लिख रहे हैं कि किसी बात को लेकर मनमुटाव है, तो किसी बात को लेकर क्या मनमुटाव है, ये आपको क्लियर मेंशन करना पड़ेगा। आप ऐसा कोई फैक्ट किसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में नहीं लिख सकते जिसका आपकी केस डायरी या उसकी पूरी पत्रावली के किसी एविडेंस से कोई लेना देना नहीं हो। दूसरी बात, मैं छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहूंगा शिव साहब जो होस्ट हैं, कि ये इस बच्चे को, नाबालिग बच्चे को मारा गया, ये ऑफेंस कहाँ हुआ? मतलब ये स्पॉट ऑफ ऑफेंस कहाँ? उन्नाव में हुआ था। फैजल करके लड़का था, सब्जी यहाँ से पूना से गया था कुछ दिनों लॉकडाउन के समय, और वहां पर कानपुर अपने उन्नाव में जाके सब्जी मंडी में वो अपनी सब्जी का ठेला लगाया था, अपने पिताजी का लगता है। तो वहां पर उसको मालूम नहीं कि इस तरह सलामी दी जाएगी या कुछ है, तो बाकी लोग सलामी दिए, इसने नहीं दी। तो इसको पकड़ के बुरी तरह वहां से लेके गए, कहाँ ले जाके मारा, फिर ले जाके वो थाने गए। तो थाने में जब गए तो वहां पर कुछ 10 मिनट के अंदर वो लड़का वहीं पे गिर के मर गया। ये पूरा सीसीटीवी में सब कुछ। तो इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, काफी वो हो रहा है सब कुछ। मतलब मैं एक ये चीज इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि खुन्नस रहती है इन लोगों को। ऐसे बहुत से, मतलब आपके हर क्षेत्र में ऐसे ज्यादा लोग हैं, ऐसे बदमाश है, जिसके खिलाफ आपने बोल दिया कुछ भी तो वो आपके घर को बर्बाद कर देंगे, आपकी बहू बेटियों को छेड़ेंगे, उनके गुंडे आ जाएंगे। ये सारी चीजें हमारे देश में चल रही है। तो वही यहाँ पर भी हुआ है कि इनके घर पर घुसकर चोरी करवाई गई ये चीज, और उसी टाइम पे
तो ये सब हमारा इसका ही कहना था कि भाई ये इस तरीके से वापस इन्वेस्टिगेशन हुई तो राजीनामा का बहाना बना कि इनका राजीनामा हो गया है, इसके लिए ये बेकार में मतलब ये कर रहे हैं, इसमें कोई जांच नहीं बन सकती, कि इन्होंने ये छोटे अफसर ने बात को टाल दिया, ऐसा लिखा है। तो इसका साफ मतलब है। हाँ हाँ बोलिए। राजीनामा जो चीज होती है, आईपीसी में दो तरह के ऑफेंसेस हैं, एक होते हैं कंपाउंडेबल सेक्शंस और दूसरी है नॉन कंपाउंडेबल सेक्शंस। कुछ अपराध जैसे मान लीजिए सिंपली तौर पे कि मैंने किसी के साथ गाली गलौज करी, वो कोर्ट चला गया, मैं अगले से क्षमा याचना करता हूं, अगला कोर्ट में जाके ये कह दे कि साहब इसने मुझे गाली तो दी थी लेकिन मैं इसे क्षमा करता हूं और मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता, यानी मैं कंपाउंड करना चाह रहा हूं, तो केस को वो वापिस ले सकता। बिल्कुल सही है। चूंकि यहाँ एक नाबालिग बच्चे को पीटा गया है ब्रूटली और उसको फिजिकल उसे हरेश किया गया है, और भारत का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता कि किसी पर आप फिजिकली हमला करें, और ये चीज के पर्याप्त एविडेंसेस हैं कि उसे पुलिस ले गई, लास्ट सीन आप प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राजस्थान का बीकानेर का एक केस था। बीकानेर के केस में किसी पुलिस वाले का कोई रिश्तेदार था और उसकी वाइफ से किसी आदमी का अफेयर था। उसने अपने रिश्तेदार को आके ये कहा कि मेरी वाइफ का किसी आदमी के साथ कोई इलिसिट लेना देना है और आप जो है उसका थोड़ा इलाज करो। पुलिस उसे उठा के थाने ले आई और उसका बॉबिटिंग कर दिया, मीन्स जेनिटल ऑर्गन जो थे वो काट दिए, और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से इट कॉज टू डेथ, वो आदमी मर गया। पुलिस ने उस लाश को एक नाले के पास फेंक दिया और सुबह 5 साढ़े 5 बजे खुद बरामद कर लिया। एफआईआर दर्ज हुई, एविडेंस कुछ भी नहीं था क्योंकि थाने के अंदर उसको बॉबिटिंग किया गया था, तो कोई एविडेंस मिला ही नहीं। फिर उस पर बहुत हल्ला मचा, तो क्लीन चिट की वजह से उनको नीचे वाली पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दी थी क्योंकि डिपार्टमेंट का इशू था। फिर सीबीआई की उस पर जांच बैठी, सीबीआई के 3 ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और उन्होंने भी सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, केस का उन्वान है सीबीआई वर्सेस किशोर सिंह। तो फाइंडिंग जो है वो ये है कि पुलिस किसी भी स्टेट की जो होती है वो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन को 24 घंटे डील करती है। तो अगर किसी आदमी का थाने तक जाना प्रूव है और उसके बाद उसके शरीर पर इंजरी के निशान हैं या वो आदमी मर गया है, आपके मामले में तो चलिए सीसीटीवी फुटेज आप प्रूव कर सकते हैं कि उसे ले गए, लेकिन अगर सिर्फ आप इतना एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएं किसी कोर्ट में कि थाने में ले जाने के बाद इस पर फिजिकली हमला किया गया है या इस आदमी को इस डैमेजेस और इस फिजिकल मारने की वजह से इसकी डेथ हुई है, तो इस मामले में सेक्शन 302 के दंड के भागी होंगे, चाहे एविडेंस वहां कुछ भी नहीं हो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि थाने में किसी तरह का एविडेंस मिलेगा। तो नाबालिग बच्चे तो सलामी एंड ऑल दैट नॉनसेंस, और आई सिंपली कॉल इट, माफी चाहूंगा उस वर्ड के लिए, पर ये जो बुलशिट लोग ये लिखे हैं रिपोर्ट्स में, इनका किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोई हक ही नहीं है। बिल्कुल अब वो बिल्डिंग बदल वाली इलीगल है या लीगल है, ये काम तो सिविल मैटर है और ये पुलिस का काम नहीं है कि वो बिल्डिंग कैसे बनी, किस वजह से हुआ। आप कोई नहीं कर रहे हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। काम है इन्वेस्टिगेट करना कि उस मामले में चोरी हुई तो किसने की, और अगर उसमें लेकिन ऐसा पाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है और देश का कानून ये कहता है कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईओ भी उतना ही दोषी है जितना बाकी कोई ऑफेंडर है, क्योंकि 217 आईपीसी ये कहती है कि आपके किसी भी कंडक्ट से आपने किसी भी अपराधी को उसके किए गए अपराध से बचाने की कोशिश की है, चाहे वो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन से हो, चाहे गलत रिपोर्टिंग से हो, चाहे फोर्स डॉक्यूमेंट की एवज में आपने किया हो, तो आप 217 आईपीसी के अपराध के दोषी खुद ब खुद साबित हो जाएंगे। क्योंकि ये मंडी में किया गया और उसको उठा के ले गया है, तो इस बच्चे को ले जाना अपने आप में इलीगल डिटेंशन भी माना जाएगा। डॉक्टर डीके बसु केस और डॉक्टर रीनी जोर केस के हिसाब से उसके घर वाले उस बच्चे के इलीगल डिटेंशन की वजह से, उसे ले जाने की वजह से 5 लाख के तो मुआवजे के हकदार हैं। 302 का जो केस चलेगा उन पर वो एक अलग है। इस मामले में चूंकि एविडेंसेस हैं तो वो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो भी उस केस को पुटअप कर रहे हैं, जो उस केस को पुटअप कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन कर दीजिएगा वकील साहिबान से भी, या कोई उसका पक्षकार है तो,
कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65B सबसेक्शन बी सबसेक्शन 4 की अनुपालना कोर्ट में निश्चित तौर पर कर दी जाए, वरना यह केस फाइनल मेरिट पर सिर्फ और सिर्फ इस एक एविडेंस के सर्टिफिकेट की वजह से, इस एक अकेली सेक्शन की वजह से पूरे केस में अगले बरी हो सकते हैं। बिल्कुल। I repeat section 65 सबसेक्शन बी सबसेक्शन 4, कोई भी ऐसा एविडेंस जो किसी डिजिटल मीडियम से जनरेट हुआ है, उस मूल डिवाइस का मालिक, उसके सीरियल नंबर और उस ओरिजिनल डिवाइस से कोर्ट में सीडी या पेन ड्राइव के माध्यम से जो पुटअप करता है उसको सर्टिफाई करेगा कि ये रिकॉर्ड बिना किसी टर्मिंग के मैंने इस सीरियल नंबर की इस डिवाइस से जनरेट किया है जिसका मालिक मैं हूं। और इस केस के बिना अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट से पहले ये एविडेंस में ये सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया तो इस एविडेंस को पढ़ा नहीं जा सकता। और सबसे अहम एविडेंस है, इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी इसको आपका नाम बताइएगा जरा। मेरा नाम ताराचंद जांगिड है। जांगिड। एक्चुअली ये जो कारपेंटर होते हैं, हाँ। So I was born and brought up in a carpenter family, and I served सशस्त्र सीमा बल, that is the border guarding force, जो बिहार और नेपाल और नेपाल और इंडो तिब्बत बॉर्डर गार्ड करती है। उसमें मैं क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर रहा हूँ एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। मैंने भारत सरकार को सर्व किया है। बहुत बढ़िया। By 2014 I felt कि this is not my cup of tea and I have to fight for the deprived ones. For those there is nobody to fight for. I came to the civilian society and started fighting against police atrocities, खासकर पुलिस या अन्याय और अत्याचार के लिए जिनको कोई न्याय नहीं दिला सका। मैं स्पेसिफिकली उस केसेस को मैं डील कर रहा हूं। तो आज की जो वेबिनार आपने रखी, वसीम आलम साहब जुड़े हुए हैं बिहार से, झारखंड से, तो उनके आदेश पर समझ लीजिए भाई हैं हमारे। तो मैंने जो भी मैं जानता हूँ मैं आपको शेयर करना मैंने अपना फर्ज समझा है। देखिए हमारा जो देश की हालत हो रही है पुलिस और डिपार्टमेंट ने भ्रष्टाचार की वजह से हो रही है और इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा रही है। सब बड़ी चीज एक कंटेम्प का मामला डाल दिया जाता है कि आपके ऊपर कंटेम्प लग जाएगा। जज तो गलत कर रहा है, जज के खिलाफ आवाज नहीं उठाते क्योंकि कंटेम्प लग जाएगा आपके खिलाफ। ये बहुत सी चीजें। तो हम ये कहते हैं भगवान नहीं है, आपको बोलना ही पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ। अगर वो कुछ कर रहे हैं, अगर वो बलात्कार कर रहे हैं तो उसके खिलाफ बोलना है आपको। इनके स्टिंग ऑपरेशन करना है। हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया है इन लोगों के, जजों के, हाई कोर्ट के जजों के किए है। तो वो चीजें हम लोगों को करना जरूरी है। अगर एक्टिविस्ट लोगों को, भगत सिंह को जिंदा रखना है, इंसानियत को जिंदा रखना है, इंसाफ दिलवाना है लोगों को, संविधान को हमें बचा के रखना है, तो ये सारे काम हम सब एक्टिविस्ट लोगों को मिलकर करना पड़ेगा और इनके मामलों को सामने लाना पड़ेगा, एक एक पुलिस अफसर को, एक एक उस अधिकारी को जो गलत है। तो मैं इस मामले में आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा हमें इस चीज में। अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो पहले मैं केवीजी राव जी हमारे जज साहब है, उनसे भी मैं पूछता हूँ। प्रभाकर ग्वाल जी, आप कुछ कहेंगे इस मामले में? पहले प्रभाकर ग्वाल जी। प्रभाकर ग्वाल जी आई थिंक वो मीटिंग छोड़ गए हैं या उनका छोड़ गए। अच्छा। हाँ। ओके। तो शिवनारायण जी पहली बात मैं बोलूं, मैं जज नहीं हूँ। I am a party person, victim of atrocities of the police and the political class. नहीं जो आपका, मगर जो आपके पास जो नॉलेज है वो एक नॉर्मल जैसे बहुत ही ज्यादा पूरा वो करना पड़ेगा। नहीं तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि 2000 मेरा मैटर ये है मैं कैसे इस लाइन में आ गया। 2000 ये पूरा पेपर में है, एनडीटीवी पे है, सब पे है। 2012 में मैं एयर इंडिया में कार्यरत था और वहां के करप्शन उजागर करता था, जिसके वजह से ऑफिसर्स को बहुत तकलीफ होती थी। और 2012 में जो एयर इंडिया की जो गफला हुई उसके बारे में हमने फेसबुक पे काफी लंबा चौड़ा बात करी थी, जो नागवार गुजरा लोगों को, पॉलिटिशियन लोगों को। तो हमको रातों रात 1 बजे को आके 15 पुलिस स्टैंड गन लेके रातों रात हमको उठा के घर से ले गए। अरे और झूठा मामला बनाया कि हमने नेशनल फ्लैग का इंसल्ट किया, हमने पॉलिटिशियंस को इंसल्ट किया, हमने सेक्शन 66A धारा भी लगाई थी। और हमारी अरेस्ट के बाद बहुत what would I say is एक
एक वेव सा आ गया था कि श्रेया सिंघल ने तब सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL फाइल किया था एंड सेक्शन 66A वाज रेड डाउन। ओके, अच्छा। तो वो पहले था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पुलिस और पॉलिटिशियंस ये दोनों एक ही दो साइड्स हैं। वो उनकी मिली भगत से आज जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो पुलिस और पॉलिटिशियंस की वजह से ही है, और ये एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। तो ये जो पुलिस के बारे में आप बात कर रहे हो ना, ये कोई नई बात नहीं है। और जैसे मैंने काफी लॉयर लोगों को सुना, आई मीन इट इज वेरी गुड, आप कोर्ट जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए, लेकिन पैसे के बल के सामने, पॉलिटिशियन के बल के सामने आजकल अनफॉर्चुनेटली इवन द जुडिशरी इज वेवरिंग, एंड वो एक बड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आपने कहा कि हम लोग जज के खिलाफ भी लिख रहे हैं, हमने भी लिखा था, सम अच्छे रिजल्ट्स मिले उसके भी। और आज क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को जो ब्रिटिश छोड़ गए, वो हमने उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं की, बट हमने वही स्लेव मेंटालिटी हमने आगे ले गए हैं। लेकिन मेरे खिलाफ इतने कंप्लेंट्स हैं पुलिस के कि आज ऐसा हो गया कि मैं सोचता हूँ कि मैं घर ही क्यों रहता हूँ, मैं कोई एक पुलिस स्टेशन में एक खोली लेके वहीं रह जाता हूँ ताकि इन लोग को मेरे को घर से वहां आना जाना ना पड़े। बराबर। मेरे को उतना तकलीफ ना हो। फिर इसमें हमें मतलब जो अभी आपने सुना होगा पूरा इस मामले में, है ना? हाँ जी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये पुलिस एक झूठा रिपोर्ट बनाना ये कोई नई बात नहीं है। आप या तो पैसे दो या किसी पॉलिटिशियन से फोन करवाओ, तो आप ये तो जिंदा आदमी को मार डालेंगे, आपकी डेथ सर्टिफिकेट भी बना देंगे ये। एंड देन यू आर फाइटिंग टिल द सुप्रीम कोर्ट टू से कि सर मैं अभी भी जिंदा हूँ। आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो ये पुलिस एट्रोसिटीज इज नथिंग न्यू, एंड ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करें। एंड सब लोग कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर कार्रवाई करें। सर आज मेरे ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके मैंने 33 केसेस फाइल करे हैं, क्रिमिनल केसेस। ओके, एंड बिल्कुल जहां वो पुलिस का नाम देखते हैं, मैं बोलता हूं सर 166 का धारा लगता है, नहीं दे आर प्रोटेक्टेड बाय 197। तो हमको वो भी बोलना पड़ता है कि ये धारा 197 नहीं लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच माता जोग दोबे है, इट सेज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट द सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन ये नहीं होता। हम एक डीसीपी को मिलने गए थे 1 महीने पहले, तो वो मेरे को कहते हैं कि सर आपका लोका स्टैंडी क्या है ये केसेस फाइल करने का। तो मैंने बोला सर आप आईपीएस ऑफिसर हो सच में, या आपको पता नहीं कि क्रिमिनल लॉ में कोई लोका स्टैंडी नहीं होता। अगर लोका स्टैंडी की बात होती तो सेक्शन 154 ही उड़ाना पड़ता अपने को सीआरपीसी से, क्योंकि सीआरपीसी से एनी पर्सन हु हैज इंफॉर्मेशन, वो ये नहीं कहता एग्रीव्ड पार्टी हो या इसका कुछ हो। तो ये पुलिस देखिए, अगर एक डीसीपी लेवल का ऑफिसर ये बेसिक क्रिमिनल लॉ नहीं जानता या नाटक करता है कि उसको नहीं पता है, तो आप समझिए कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। ये इससे साबित हो जाता है। एंड आप मानोगे नहीं, जैसे ये लोग बोल रहे हैं पुलिस काम नहीं करे तो आप उनके आला अधिकारी के पास जाइए। जब आला अधिकारी ही भ्रष्ट है तो ये हम क्या करेंगे? तो फिर जैसे अभी मैंने एक आरटीआई फाइल किया था, आरटीआई में मैं सिर्फ इतना ही पूछा कि हाउ मेनी कंप्लेंट्स हैव यू रिसीव्ड अंडर 154(3). आप मेरे को बताइए इसमें स्पेसिफिक क्या नहीं है। वो रिजेक्ट किया गया एप्लीकेशन सेइंग दैट आपकी क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है। मैं बोला सर हाउ मेनी, मैंने कहा स्पेसिफिक ही है कि कितने मिले। तो ये जो आप बोल रहे हो ना आरटीआई, ये जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं ये सब चोर हैं। और एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टेटमेंट दैट आई मेक, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं।
आई मीन आप मानोगे नहीं, वो इसीलिए हमें अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को समझाना है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में हमें वो चीजें नहीं मिल पा रही है जो चीज। एग्जैक्टली सर, इसीलिए मैं हर कोई वेबिनार में आता हूँ, इसीलिए मैं हर कोई वेबिनार में आता हूँ। एटलीस्ट बाकी के जो लोग हैं यहाँ पर, कम से कम एडवोकेट्स हैं या कुछ है, लेकिन काफी लोग हैं जो डरते हैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए। ये इतना डर पैदा किया है ना, एक हवा बनाया है। बिल्कुल। तो और आपको फोन करते, सर आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। मैं बोला सर क्या दावत दे रहे हो क्या, शादी है आपकी? मैंने एक इंस्पेक्टर को तो मैंने ऐसे पूछा, सर आप क्या आपके घर पे दावत दे रहे हो? ऐसे नहीं है, आ जाओ ना। अच्छा आ जाओ, है ना, कैसे गार्डन है आपका पुलिस स्टेशन? ऐसे क्यों बुला रहे हो? आप मेरे को नोटिस भेजो ना, 41A का नोटिस भेजो, नहीं तो आके अरेस्ट करो, दोनों में से एक करो ना। बराबर है। तो नहीं, वो जैसे आप बोलेंगे ना नोटिस भेजो, फिर वो फोन नहीं करते। बिल्कुल। अभी देखिए यहाँ पर मैं एक चीज कह रहा था, जो आप काम कर रहे हो एकदम अच्छी काम है, उजागर कर रहे हैं, आई मीन एजुकेट कर रहे हैं। एंड एक अच्छी बात है कि काफी सारे लोग आते हैं आपको सुनने के लिए। और मैं जहां कहीं भी मैं वेबिनार्स भी गया हूँ, लाइक आई हैव बीन ऑन नेशनल टेलीविजन, मैं एनडीटीवी पे भी था, मैं इंडिया टुडे पे भी था, अंडर फॉर सेक्शन 66A का जो हमारे खिलाफ लगाए गए थे धारा है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि एक डीसीपी लेवल का ऑफिसर कैन नॉट मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल फ्लैग एंड अ पॉलिटिकल पार्टीज फ्लैग। तो मैं उस डीसीपी और जॉइंट कमिश्नर को मैं क्या बोलूं? जब हम और आप मानोगे नहीं, हमारे रिमांड ये बोल के लिया गया था कि हमारे घर से उनको बॉम्ब और गन्स बरामद करने थे, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने ये भी नहीं देखा कि ना तो आर्म्स के सेक्शंस लगाए गए थे, ना टेररिज्म के सेक्शंस लगाए गए थे, फिर भी उन्होंने हम लोगों को रिमांड दिया। So when we went after 11 days, when we went to the sessions court, उधर जज ने पूछा कि आप कह रहे हो कि इस आदमी ने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला है और उसके लिए ये 11 दिन लॉकअप में है। तो उन्होंने बोला हाँ सर। इसे यार मर्डर करके 3-4 मर्डर करके लोग 48 आवर्स में बेल लेके जाते हो और आप लोग अपोज भी नहीं करते बेल। बिल्कुल। हाँ, और यार ये 2 लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और उन्होंने कुछ फेसबुक पे लिख दिया, तो आपने उनको अरेस्ट करके 11 दिन लॉकअप में ले लिया। तो तभी हमको रिहाई। या आप, ये तो कुछ भी नहीं है, ये इस पुलिस ऑफिसर ने तो हमारा पासपोर्ट, क्योंकि मेरा काम था, मैं एयर इंडिया के लिए फ्लाई करता था, महीने में 20 दिन में पूरा दुनिया घूमता था, तो वो रोकने के लिए इनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने बोला इनके पासपोर्ट को आप इम्पाउंड कर लो। तो हमने बोला, जब हमको बेल मिला तो इंस्पेक्टर को बोला हमारे पासपोर्ट वापस कर दो, आज करता हूँ कल करता हूँ, नहीं किया उसने। तो हम जब हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उनको पूछा इंस्पेक्टर को, भाई आप जेल जाने के लिए तैयार हो क्या? कि ऑर्डर कहाँ है, कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है कि इम्पाउंड कर सकते आप इनका पासपोर्ट। एंड ये मैं सब कुछ जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मेनका गांधी का जो जजमेंट है, even the courts do not have the power to impound your passport. They can only restrict you from leaving the country and ask you to surrender the passport back to the passport office. Because the Passport Act is a special act. तो तब पुलिस वाला डर गया और बोला सर मैं कोर्ट में लेके आया पासपोर्ट में अभी दे देता हूँ उनको। बिल्कुल। तो इसी जैसे काफी लोगों ने बोला कि ये कोर्ट कचहरी के मामले में पैसे खर्च होते हैं, ये होता है। हम तो यूनियन लीडर्स थे, हमारे साथ लॉयर की टीम थी, लेकिन आप सोचिए गरीब आदमी वो कोर्ट जाएगा, कौन उसको खड़ा करेगा? बिल्कुल। कितने वकील होंगे जो प्रो बोनो उनका काम करेगा। इसीलिए आज मैं खुद आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे को हाई कोर्ट में पार्टी इन पर्सन अपियर करने की परमिशंस है, सैंक्शंस है। बराबर। लेकिन कितनों को मिलता है ये परमिशन? नहीं मिल पाएगा, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो मैं वही बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आज प्रो बोनो करता हूँ। जहाँ लोगों की तकलीफ होती है मैं एडवाइस देता हूँ। बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाने हैं। मैं इसमें एक चीज और बोलना चाह रहा था कि एक जैसे हम रोड पर राव साहब इसको समझिए और सभी को कि रोड पर बैनर लगाना बैन लगाया गया है, बैनर
बड़े बड़े जो बैनर है एडवर्टाइजमेंट वो लगाना बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया है? कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब आपको मालूम है एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट क्यों? क्योंकि बैनर वहां लगेगा, आदमी का ध्यान उधर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस जगह पर जो चोरी हुई है वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। इलीगल कंस्ट्रक्शन से उसको सुविधा मिली वहां जाने की और उसका इस्तेमाल करके इन्होंने ये काम किया। अब अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो ये एक उनको वो ये नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर ये ऑफिसरों ने जो गड़बड़ की है उस बात पर इन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, मतलब उसको सामने लाना चाहिए कि भाई इस वजह से हुआ है। और ये आप लोगों ने आपराधिक एक पुलिस स्टेशन है या प्लानिंग, टाउन प्लानिंग बनाई जाती है या कुछ भी बनाया जाता है, ये किस लिए किया जाता है? कि अपराधों को रोका जाए। अपराधों को रोका कैसे जाए? आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का इंतजाम होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, भीड़ नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए टाउन प्लानिंग बनाई गई। और अपराध रोकने का काम है पुलिस का, तो पुलिस को ये सब चीजों पर ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर अगर ये गड्ढा हो गया, यहाँ एक्सीडेंट होगा, ऑयल गिर जाता है तो पुलिस उसको ऑयल को हटाती नहीं है वहां से, वो सारी चीजें करती है पुलिस। तो यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है कि किस वजह से क्या हुआ, जो आरोप लग रहा है उसका कारण क्या है। पिछले 40 साल 50 साल से वो लोग रह रहे तब कुछ नहीं हुआ और आज क्यों, और ये करने वाला कौन है। तो वो बेस को लेकर के यहाँ पर ये होना था। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि कैसे बैनर का और कैसे इसका आपस में संबंध है, और उस हिसाब से ऑफिसर को किस बेस पर आगे बढ़ना चाहिए और किस बेस पर उसको कार्रवाई करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए था। हाँ बोलिए राव जी, आप थोड़ा सा बताएं इस मामले में। नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं ना, पुलिस को अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से करे तो आपको आधे आपके प्रॉब्लम सुलझ जाएंगे। बिल्कुल। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि जो बैनर लगते हैं वो तो पॉलिटिशियंस के होते हैं या पॉलिटिशियंस के पार्टी के होते हैं या फिर कोई कंपनी का होता है जिसका मालिक एक पॉलिटिशियन होता है, बिल्कुल, या एक रईसजादा होता है। तो क्या अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो रातों रात कोई खड़ा नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल बिल्डिंग नहीं। है कोई रातों रात नहीं खड़ा कर सकता। तो उस एरिया का कोई तो प्रभारी होगा जिसका काम है देखने के लिए कि इलीगल काम ना हो। तो उस आदमी ने नहीं, उस प्रभारी ने अपना काम नहीं करा तो उसके खिलाफ अपने को एक्शन लेना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है शिवनारायण जी कि ये जो इन्होंने जो दीवार खड़ी की है ना क्राइम की, उस दीवार को पार करने में अपना हम लोग को ज्यादा तकलीफ वो हो रही है और उसका मजा ये लोग बैठ के ले रहे हैं। नहीं, हमें देखिए यहाँ जब तक कोर्ट इनको वार्निंग नहीं, सीधा क्राइम के लिए अंदर डाल दे 4 जन को, तो आप देखिए सब लाइन पे आएंगे। नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होना था कि पुलिस ऑफिसर ने कि इस वजह से ये काम हुआ है तो इमीडिएट उसकी रिपोर्ट ऊपर देनी चाहिए थी। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसकी वजह से इनके यहाँ चोरी हुई है, इस पर एक्शन लिया जाए। ये उसका काम था, और उसका काम था फिंगरप्रिंट्स लेना, ये सारी चीजें जो उसने नहीं की। तो इसका मतलब उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसने भ्रष्टाचार किया, ये सारी चीजें साबित हो रही है यहाँ पर। ये कहने का मतलब इस चीज में निकल रहा है, बिल्कुल क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट में निकल रहा है। आप कोई भी, अभी मैं आपको एक सिंपल, आप तो इतनी दूर जा रहे हैं, मैं आपको लास्ट वीक की बात बताता हूँ। 202 रिपोर्ट फाइल करना था। हाँ, इंस्पेक्टर ने 202 रिपोर्ट में जो जिस केस के मेरा कोई संबंध नहीं, उसका डॉक्यूमेंट डाल दिया और बोला सर इसने ये केस किया है, ये विड्रॉ किया है। मैं बोला सर मेरा तो ये केस से कुछ लेना ना देना है। तो मैंने एप्लीकेशन करी है टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की सर ये अभी आप ये पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन लीजिए। दैट आर्गुमेंट हुआ है, दैट मैटर इज पेंडिंग। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सबको कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन कितने, और प्रॉब्लम क्या होता है हम जब कोर्ट जाते हैं, एंड दिस इज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आइदर द जजेस और द एडवोकेट्स। अरे कोर्ट में मैं एक ही जज हूं, मेरे पास 500 केसेस हैं। ये 500 केसेस क्यों आए आपके पास? अगर आप 4 पुलिस वाले को अंदर डालते तो आपके पास सिर्फ 5 ही केस होते। बिल्कुल सही है, करेक्ट। क्योंकि आप पुलिस वाले को आप एक्शन ले लेते एंड ऑन द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट, तो अगला पुलिस वाला बोलेगा सर मेरे को थोड़ी ना जाना है अंदर। तो प्रॉब्लम क्या होता है, और जैसे आप कल सुना एक लॉयर ने तारीख पे तारीख के लिए कोर्ट में प्रॉब्लम किया। बट ये होना ही है क्योंकि
आदमी का पेशेंस जो है आजकल वो खत्म होता है। पेशेंस नहीं रहा जैसे ओल्डन टाइम्स के थे। सबको तो इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए जो नहीं हो रहा है, एंड दैट इज आल्सो एडिंग टू द फ्रस्ट्रेशन इन सोसाइटी। बराबर। तो उसकी भी एक हमको उसके बारे में भी जरा सोचना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आगे इसके अगला कदम उठाता हूँ। ये 2 पॉइंट हो गए, अभी तीसरा पॉइंट मैं देता हूँ आपको, उस चीज पे बात करते हैं। अभी इस मामले में यानी दूसरी बार इसको दिया तो ये इसने क्या बोला अपने आईओ ने कि भाई इनका आपस में राजीनामा हो गया है, बेकार में कंप्लेंट इनकी पुरानी है, इसलिए इसमें हमें नहीं बढ़ना, ऐसा कह के उसने टाल दिया। अब फिर से इसकी कंप्लेंट की गई। अब जब दोबारा कंप्लेंट की गई तो इस बार वहां का सीओ मतलब डीएसपी आईपीएस अफसर का अधिकारी है, एसीपी हम कह सकते हैं, एसीपी स्तर का, उसने फिर क्या कहा ये देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हमने उसको मेंशन किया है उसकी रिपोर्ट पर। उसने लिखा है कि मैंने शिकायती पत्र मतलब जो है इनसे वार्ता की, जिसने मतलब कंप्लेंट की उसके साथ उन्होंने वार्ता की है, ऐसा उन्होंने बोला है। जबकि जांच अधिकारी जो सीओ है यानी डीएसपी लेवल का, डीएसपी बोला जाता है इनको यूपी में, तो वो डीएसपी बोलता है कि मैंने इनसे बात की, शिकायत करता थे। तो शिकायत करता क्या कहते हैं, मेरे से तो कोई बातचीत ही नहीं उनकी, है ना। तो ये कहकर के उन्होंने ये चीज करी। अब दूसरी चीज अगले पॉइंट पे उन्होंने क्या लिखा कि प्रतिपक्षी की मार्केट के बराबर में आवेदक का मकान होने के कारण आपस में किसी बात को लेकर मनमुटाव चला आ रहा है। मतलब पहले से मनमुटाव चला रहा है, ये चीज फिर इन्होंने भी दोहरा दी। तो अब यहाँ पर हमने कहा साफ साफ कि ये जांच अधिकारी की उपरोक्त धारणा ही उन्हें भ्रष्ट व नकारा साबित करती है। अगर वे योग्य होते तो मामले की संपूर्ण जांच करते और यह पाते कि जब तक आरोपी ने प्रार्थी के मकान की दीवार नहीं तोड़ी थी तब तक या उससे पहले उन्होंने कभी भी आरोपी के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं की थी, जिससे नकारा अधिकारी का यह बयान कि पहले से मनमुटाव था बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। यह भी प्रमाणित होता है कि कानून व्यवस्था को राकेश गर्ग उर्फ पप्पू जैसे गुंडे पांव की ठोकरों पर रखते हैं। ये इनका दूसरे पॉइंट का हमने जवाब दिया। फिर इन्होंने तीसरा लिखा है कि जिसके चलते आवेदक द्वारा मार्केट बनने से रोकने के लिए आए दिन प्रार्थना पत्र दिया जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है जांच अधिकारी ने। तो इसमें हमने जवाब दिया है कि जांच अधिकारी का यह आरोप भी गलत है, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्त 3 पत्रों के अलावा कोई भी पत्र पुलिस अथवा अन्य विभागों को आरोपी के खिलाफ नहीं दिए गए, और वो भी जो दिया गया है उसमें यह भी हमने लिखा कि 51A के अनुसार प्रत्येक नागरिक की संवैधानिक कर्तव्य है कि वे असंवैधानिक गतिविधियों को रोकने के लिए उसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने को अवश्य दे। तो यहाँ पर यह भी सब दिया गया, लेकिन ये जिस तरीके से बोल रहे हैं तो एक विसिल ब्लोअर की आवाज को भी दबा रहे हैं अपने संवैधानिक ड्यूटी। फिर इन्होंने लिखा है जिसमें दोनों पक्षों का समझौता भी हो चुका है। तो राजीनामा किस वजह से हुआ है, जब ये पुलिस में गए तब राजीनामा हुआ है। तो इस हिसाब से हमने इस मामले में पूरा ये लेटर जो इनको भ्रष्ट मतलब साफ साफ बोला है और कहा है कि इनको बर्खास्त किया जाए इस प्रकार से, मतलब जिस ढंग से इन्होंने ये काम किया है। ये पूरा एक लेटर हमने कल भेज दिया गया है। तो अब आगे हम चाहेंगे कि आप बताएं कि इस मामले में आदम जी अभी आप बताइए क्या इस मामले में आपको क्या लगता है। आदम जी शायद है, हाँ आपसे हम बात करते हैं। जहांगीर साहब जी आप इस मामले में बताइए। देखिए ये अभी उनके बड़े अफसर ने अब ये चीज बोली है, उनको देखिए। अभी हमने तो इनको सबको बर्खास्त करने के लिए लेटर लिखा है, और हमारी नजरों में ये लोग वो है जैसे हम लोग अपने कुत्ते को खाना खिलाते हैं, रोजी रोटी यानी जो करते हैं उसका, और वही काम अगर दुश्मन उसको बोटी खिलाने लगे तो दुश्मन अगर बोटी खिलाएगा, जब हम उसको भौंकने को बोलेंगे दुश्मन के ऊपर, तो दुश्मन पर भौंकने की अपेक्षा उसके सामने दुम हिलाएगा। ठीक वही स्थिति इन वर्दीधारी लोगों की है यहाँ पर, और इसी वजह से मैंने ये कार्टून बना करके इनको भेज दिए हैं और 15 दिन का इनको टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर आप इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो ये पूरा का पूरा हम वायरल करेंगे इस पूरे मैटर को इस तरीके से। तो जहांगीर साहब आप इस मामले में आगे बताइए, क्या आपको लगता है इस चीज के ऊपर। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए सीसीए कंडक्ट रूल्स हैं। हर स्टेट में सिविल सर्विसेज के लिए अलग कंडक्ट रूल्स हैं और यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए
अलग तरह के रूल्स हैं। कमोबेश मिलते जुलते ही सारे स्टेट के सर्विस रूल्स होते हैं, बस भाषा का फर्क होता है या सेक्शन ऊपर नीचे हो जाती है, किसी में कुछ स्पेसिफिक जोड़ दी जाती है, किसी में से घटा दी जाती है। बराबर। लॉ का डायरेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि जब भी कोई आदमी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी पर रहता है तो पुलिस का जो विभाग है उसके लिए पुलिस एक्ट बना हुआ है, सिटीजन चार्टर आपके पास है, लॉ का एक गोल्डन सिद्धांत है, बहुत फंडामेंटल लॉ जो होते हैं वो वायलेट नहीं किए जा सकते। बिल्कुल। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को आपको सुनना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन ये कहीं पाया जाता है कि केवल एक पक्ष की सारी सुनवाई हुई है, उसके सारे बयानात हुए हैं और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर लिए गए हैं, फाइल कर लिए गए हैं, दूसरे पक्ष का कुछ भी नहीं, सो इज नॉट पॉसिबल। कंक्लूजन आप तब निकालेंगे जब आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, बयानात नोट हो गए, एविडेंसेस जिनके पास जो कुछ है वो ले लिया गया। इस केस में जब सीनियर ऑफिसर को जांच दी गई तो एक बहुत फंडामेंटल चीज समझिए कि किसी चीज में कोई आईओ अपॉइंट हुआ, उसने किसी मामले को इन्वेस्टिगेट किया, उसने अपनी रिपोर्ट कंक्लूड कर दी, कंक्लूड करके कोर्ट तक पहुंचा दी या कंसर्न एसपी तक पहुंचा दी कि साहब मेरी जांच कंप्लीट हो गई है, मैं केस डायरी क्लोज करता हूं और इसके बाद इसका फाइनल रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। जब कंक्लूड हो जाता है उसके बाद अगर कोर्ट में चले गए तो सीआरपीसी की सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 के तहत अगर आपको ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अधूरा है तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या एडिशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे रीओपन करने के लिए कोर्ट में निवेदन करते हैं। कोर्ट ने अगर आपका ये प्रतिवेदन मान लिया कि हाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन अधूरा है और इन बिंदुओं पर अनुसंधान और होना चाहिए और रीओपन कर दिया या जांच दोबारा खुल गई, जैसे इस केस में ये हुआ कि पहले थाने के बारसादक अधिकारी ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, दूसरी बार उसको एक आईपीएस लेवल के ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया। तो एक छोटी सी मेरी क्वेरी है कि ये कोर्ट में जाकर फाइल वापस लौटी है या आईओ चेंज हुआ? नहीं, आईओ चेंज हुआ है, खाली कंप्लेंट फिर से की गई। हाँ, उसमें आईओ चेंज हुआ और आईओ ने कहा कि भाई मेरी इनसे बातचीत हो गई है और फिर उसके बाद उस मैटर को उसने मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, बातचीत हुई नहीं है, इसी मुद्दे पर आता हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन होता है किसी चीज में तो कैसे इन्वेस्टिगेशन कैसे गवर्न होता है? इवन इन्वेस्टिगेशन और एवरी ऑफिसर ऑफ द पुलिस फोर्स और एनी ऑफिस इज गवर्न बाय लॉ, नॉट बाय whims एंड फैंसीज ऑफ एनीबॉडी। आप ये कहते हैं कि मैंने मोबाइल नंबर इतने इतने से इस आदमी के मोबाइल नंबर पर बातचीत कर ली है, बराबर। तो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इन्वेस्टिगेशन की फाइल खोली जाती है तो केस डायरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। केस डायरी में रोजाना वो ओपन नहीं रहती हैं, बहुत सारे केसेस एक आईओ के पास हो सकते हैं। तो मान लीजिए किसी अनुसंधान में 1 तारीख को इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर 7 तारीख को वो फ्री है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो द सेम डे जिस दिन वो डायरी क्लोज कर दी, अगली केस डायरी ओपन होती है तो कहता है कि हाँ आगे का अनुसंधान आज शुरू हुआ, आज इनके बयानात नोट करना है, इनमें से इसका बयानात नोट करना है, या मैंने इसको नोटिस दिया या मुझे इसको फोन करना है और आज मैंने इतनी बजे इस आदमी को इस नंबर से फोन किया। वो सारी केस डायरीज इस इन्वेस्टिगेशन में शुरू से लेकर एंड तक चेन में जुड़ते हुए कोर्ट तक इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट रिपोर्ट पहुंचाने तक आपकी डायरियों का कॉन्सिक्वेंस होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी केस में जहां से भी गेन हुई, जैसे मान लीजिए कि मैं विक्टिम हूं, मैं कहता हूं आज डायरी शुरू हुई, मेरा बयान दर्ज हो गया, केस डायरी शाम को तहरीर से बंद कर दी गई और मैं अपने बयान में कहता हूं कि मैं 4 इन लोगों के बयान और करूंगा, तो केस डायरी बंद करने से पहले लिखा जाता है कि विक्टिम ने ये कहा कि मैं इन 4 लोगों के बयान करूंगा, बयान आगे करवाए जाएंगे, डायरी तहरीर से बंद की गई तो नेक्स्ट डायरी जब खुलेगी तो वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। तो एक चैनल बनती है। कोर्ट में चूंकि जब फाइल आती है तो उसमें 2 तरह के हिस्से आते हैं, एक आता है पार्ट ए और एक आता है पार्ट बी। केस डायरी उस हिस्से को कहते हैं, जो हिस्सा होता है वो या तो आईओ के पास रहती है या एसपी उसको देखता है या कोर्ट में आने के बाद उसे मजिस्ट्रेट देखता है। साधारण तौर पर कोर्ट से आपको उसकी कॉपी नहीं मिल सकती, बिल्कुल, लेकिन आपको आरटीआई में केस डायरी की कॉपी मिल जाएगी, दे दी जाएगी। तो जो सीनियर ऑफिसर आपको ये अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि मैंने परिवादी या फला फला आदमी से इस मोबाइल नंबर पे वार्ता कर ली, ये उसकी केस डायरीज में कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
और आपको पूरा हक है इस चीज को जानने का कि जिस तारीख को वो बात करना चाह रहा है और केस डायरी में इस बारे में जहां भी उसको इंदराज उसने किया है, केस डायरी 1 2 3 4 मान लो कोई भी उसकी संख्या है, तो किस नंबर से फोन किया, कितनी तारीख को किया, कितने बजे किया और कितने नंबर पर किया, ये सारी डायरी उस केस डायरी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस नंबर से फोन किया है, और इस केस में क्योंकि क्रिमिनल केस है, आपको हर उस चीज को जानने का हक है जो आपके केस पर रोशनी डालती है, और हर उस आदमी को बुलाने का हक है जो उस केस में रोशनी डाल सकता है। तो जब 303 सीआरपीसी तो ये कहती है कि ऐसा कोई भी आदमी जो किस केस में लाइट डालने के लिए जरूरी है उसको कॉल कर सकता है, एनी विटनेस एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एक आदमी को कई बार भी कॉल किया जा सकता है। और इस मामले में जब वो गलत रिपोर्ट बना रहा है, वो कह रहा है कि साहब मुझे तो फोन किया नहीं, और आईओ ये कह रहा है कि मैंने इसे फोन किया, तो आप कोर्ट में 191 सीआरपीसी का एक छोटा सा आवेदन लगाकर उससे उसके फोन की जिस नंबर से वो बात कर रहा है उसका रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के इस तारीख का कॉल डिटेल्स चाहिए, और उसके लिए वो मना नहीं कर सकता। क्योंकि इस वक्त आपका मामला ट्रायल पे नहीं चल रहा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, और अगर ये आप पाते हैं कि साहब अनफेयर और पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है, तो आईओ चेंज कराने के अलावा आपके पास राइट है कि जिस भी कंसर्न कोर्ट के जुरिसडिक्शन में वो थाना आता है, आप उसी कोर्ट को उस केस के इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोर्ट उसकी रेगुलर हर 14 दिन में रिपोर्ट तलब करके ये चेक कर सकती है कि उसका इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आपके पास इस वक्त लीगल रेमेडीज जो हैं, किसी भी तरह की गलत रिपोर्ट किसी भी इन्वेस्टिगेशन में की गई, आईओ अपने आप में गिल्टी हो जाएगा। बिल्कुल, अभी ये इसका हमने लेटर बना के भेजा है इन लोगों को, मैं कानून भी बताऊंगा आपको। अभी मैं केवी राव से, हाँ, इस मामले में और कुछ बोलेंगे आप अभी? नहीं, आप जो कंसर्न आपका एसपी या एसएसपी जो भी है, आप उसे एक लेटर लिखें कि साहब हमारे पास ये इस डॉक्यूमेंट से इन्होंने ये कहा है कि इतनी तारीख को इन्होंने मुझे फोन किया है, जबकि मेरे फोन में किसी तरह का ऐसे फोन नहीं आया है और मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई है। तो इस बिंदु पर इस आईओ के इस तारीख के कॉल डिटेल और कॉल सीडीआर को निश्चित तौर पर आवश्यक तौर पर अनुसंधान में शामिल किया जाए। न्याय हित में ये अति आवश्यक है। अगर आपकी एप्लीकेशन को एसएसपी ने एडमिट किया तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपकी एप्लीकेशन उसमें आएगी, और अगर इस पर गौर नहीं किया है तो एसएसपी जो है उसने इन्वेस्टिगेशन को फेयर और इम्पार्शियल नहीं होने दिया, तो फर्दर जब कोर्ट में फाइल आएगी तो इसी एक एप्लीकेशन की कॉपी के बेस पर आप केस को रीओपन करवाने की कंडीशन पे आ जाए, फट से रीओपन हो जाएगा। एक बार केस रीओपन हो गया तो कोर्ट ने यह मान लिया कि अनुसंधान अधूरा है, अनुसंधान पार्शियल है, और जितने आईओ ने 1 2 3 4 चेंज होके जितनों ने भी उसको फाइनल सबमिट किया कोर्ट में, तो वो सारे ऑटोमेटिकली गिल्टी प्रूव हो जाएंगे। वेरी गुड। राजस्थान में देवेंद्र प्रकाश शर्मा एडिशनल एसपी थे अलवर में, एक सामान्य आरटीआई एक्टिविस्ट ने, जिसका किसी केस से लेना देना ही नहीं था, 376 के केस में की गई ज्यादती के खिलाफ रिकॉर्ड तलब करके उनके खिलाफ इस्तिगासा किया, और उसके बाद देवेंद्र प्रकाश जी का जो हाल हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी राजस्थान के ही दूसरे एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं राव धनवीर साहब, उन्होंने 2012 में एक डीवाईएसपी यानी आरपीएस स्टेट पुलिस सर्विसेज के एक कर्मचारी के खिलाफ उन्होंने एक कार्रवाई शुरू की थी, और डीवाईएसपी से डीवाईएसपी ही रिटायर्ड जा रहे हैं, प्रमोशन ही नहीं हुआ आज तक। हालात ये हैं कि कपड़ों के प्रेस करना भूल गए हैं वो। और बहुत ताजा तरीन मैं आपको अपना निजी भी देता हूँ, बीकानेर में एक सीआई रैंक के थानाधिकारी ने सिर्फ मेरी डाक लौटाई थी, मेरी 154 के लिए मैंने रजिस्टर्ड डाक से इत्तला भेजी, मेरी डाक मेरे पास लौट के आ गई थी। अच्छा। मैंने उसकी कंप्लेंट पुटअप की, एडिशनल एसपी को उसका आईओ अपॉइंट किया गया, एडिशनल एसपी ने मुझे बुलाया, मैं गया नहीं, मेरी फोन पर उन्होंने बातचीत की। उसने उस दौरान वो जो सीआई थे वो वहीं मौजूद थे, उन्होंने फोन पर मुझे कहा कि यार मुझे पता नहीं था कि यार आप वकील हो, वरना मैं आपकी डाक को क्यों रोकता था। मैंने तो सोचा आप जब आएंगे तो मैं दर्ज कर लूंगा, आप दोबारा भेज दो यार मैं दर्ज कर लूंगा। मैंने इस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल टाइप शुदा करके कोर्ट में इस्तिगासे में लगाया, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया।
वाह। न्याय हो पाता। इससे पहले कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई, तो जो मर गया तो उसके सारे गुनाह ही धुल गए। तो उस बारे में तो मैं आपको फिर ज्यादा कुछ बता नहीं पाता। तो अभी हाल ही में हुआ, ये तो बहुत ताजा तरीन केस है, अभी उनकी डेथ हुई है, तो अब उस बारे में तो बात करने का कोई आगे तुक नहीं बचा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही। शिवनारायण तो ठीक है। हाँ, केवी राव जी, आप आपके पास है, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे ना, न्याय जो है, मैं एक सिंपल बात मानता हूँ कि जस्टिस इज बर्थ राइट, नॉट दी मर्सी। किसी की खैरात नहीं है न्याय, न्याय आपका जन्मसिद्ध हक है और लड़ना तो आपको पड़ेगा। दरअसल मुझसे पहले जो सज्जन बोल रहे थे, बहुत जिंदगी में उन्होंने बहुत पीड़ा उठाई और बहुत एट्रोसिटीज झेली हैं, तो उनका अनुभव बड़ा सार्थक है। पर मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी से और बहुत कॉन्फिडेंटली मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। इस देश में जितने डिपार्टमेंट है, उनमें सबसे बड़ा फट्टू, सबसे बड़ा डरपोक और पैरों का कच्चा जो डिपार्टमेंट है, वो है पुलिस डिपार्टमेंट। जिस दिन आप इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं और इनको तुरंत पता होता है कि मैं तो फंस गया कानून में, उस दिन आपके चप्पलों को ये जीभ से चाटने में भी 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। सिर्फ देरी उतनी है कि आप आवाज उठाएं। एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया था। देखिए, कोर्ट में किसी भी आदमी को अपना केस लड़ने के लिए किसी को वकील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर आदमी को न्याय के लिए आपके जो राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर आदमी के सिक्योर्ड है। क्वेश्चन उठा, गोवा फार्मास्यूटिकल एंड एंटीबायोटिक्स केस में एक सज्जन थे जो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में सामने सिर्फ क्वेश्चन ये था कि साहब आपका वकील कहाँ है? उन्होंने कहा कि मैं वकील नहीं करता, ये मेरा राइट है कि मेरा वकील मेरी सुविधा है और आप उसके लिए मुझे वकील करने के लिए बाउंड्रिंग कर सकते हो। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में इसे मेंशन कर रखा है, ये कहते हुए, ऑफ कोर्स a natural person can present before any court and argue his own case। बराबर, बिल्कुल बहुत क्लियर शब्दों में वकील आपकी सुविधा है, कोई बाइंडिंग नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो केस नहीं लड़ सकते और उनकी माली हालत, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन है, तो हर एक कोर्ट में नीचे से नीचे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विधिक सहायता प्रकोष्ठ बना हुआ है। निःशुल्क आपको वकील उसमें एप्लीकेशन लगाने से आपको मिल जाएगा और बहुत नेक दिल वकीलों की कहीं कोई कमी नहीं है। ईश्वर की कृपा से ऐसे वकील कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल नॉमिनल पैसों में वो आपका केस लड़ सकते हैं। और मैं अपने केसेस में कहूँ कि अब तक कुल 4 केसेस मैंने ऐसे पुटअप किए जिनमें मेरी जेब से ही पैसे लगे, एक पैसा भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं आया, सामने से लगे 20,000 लग गए, कोई बात नहीं। बिल्कुल मेरे नहीं, लोग यहाँ पर चीज है, हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि गलत क्या हो रहा है और ये ऑफिसर किस हिसाब से गलत कर रहे हैं। हम इसको एक नॉर्मल व्यू में लेके चल रहे हैं आज की तारीख में कि अगर उसने नहीं की इंक्वायरी या ऐसा बोल दिया तो अब जाने दो, छोड़ो, इसको खत्म करो। ये स्थिति आम जनता की आज बन चुकी है। तो ये जो पूरा अपन वेबिनार कर रहे हैं, इसमें हम यही चाहते हैं कि ये छोटी छोटी सी चीजों में ही ये अधिकारी लोग हम लोगों को शोषित कर रहे हैं, हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो हमें इन लोगों की गलतियों को सामने लाना है, सबके सामने हमसे कहना कि इस मामले में आवाज उठाओ आप, तब जाकर के हम लोग इनको रोक सकते गलत करने से, नहीं तो फिर रुकेगा नहीं। ये तो ये मुख्य इसका उद्देश्य हमने। सर, मैं वेबिनार में एक बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन रेज करना चाह रहा हूँ। सब लोग इसको बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ और बहुत छोटी मेरी प्रैक्टिस है। नहीं। हम जब इस सरजमीन पर पैदा होते हैं और जब पहली सांस लेते हैं तो उस वक्त हमें क्या मिल जाता है, क्या क्या हम पे लागू हो जाता है? बिल्कुल, पहली सांस के साथ और एक हमें इस देश की नागरिकता मिल जाती है और ये मान लिया जाता है कि फ्रॉम द वेरी ब्रेथ ऑफ योर लाइफ आपको इस देश के सारे कानून पहली सांस के साथ ही आपने सब जानते हैं। विधि का सिद्धांत इग्नोरेंस या नॉन जुडिस एक्सक्यूजेट,
कानून आपको पता नहीं होने से आप अपने कानूनी दायित्व से नहीं बच सकते। तो इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि आपको हर कानून पता होना चाहिए और विधिक साक्षरता, लीगल अवेयरनेस आपको बिल्कुल होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा शोषण पुलिस करती है, पॉलिटिशियंस करते हैं या और एजेंसीज करती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती है कि आपको अपने राइट्स नहीं पता है। बिल्कुल। जिस दिन आपको राइट्स पता होते हैं उस दिन आप उसके लिए किसी भी आदमी को किसी भी कैटेगरी में खड़ा कर सकते हैं। सर जैसे बहुत सारे साथी हैं जो पुलिस में जब आरटीआई फाइल करते हैं तो वो लिखते हैं कि साहब मेरी एफआईआर से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी जाए। मैं कहता हूँ निश्चित तौर पे नीचे एक लाइन लिखिए, क्योंकि मेरे द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी और फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन मेरा हक है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिफाइन कर रखा और इसलिए ये सूचनाएं मुझे 48 घंटे में आपको उपलब्ध करवानी होगी। बराबर। मेरी एक एप्लीकेशन में मैंने लिख दिया था कि मैं भारत का आम नागरिक होने के लिए आपको आदेशित करता हूं कि मुझे ये सूचनाएं आप उपलब्ध करवाएं। उन्होंने मुझे लिखा कि आपको क्या हक है, आप अपना हक साबित कीजिए कि आप हमें आदेशित कैसे कर सकते हैं, आप कोई सरकार हैं क्या। कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और कोर्ट में फिर मैंने कोर्ट को समझाया कि साहब मैं एक आम नागरिक हूँ, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब भारत का नागरिक सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को अर्पित करता है तो मैं बिल्कुल एक जनता होने के नाते इनको ऑर्डर दे सकता हूँ। दीज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, दीज आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड आई एम द पब्लिक, एंड दीज आर माई सर्वेंट्स एंड आई एम राइटफुल टू ऑर्डर देम। बराबर। तो ठीक है, फिर शिवनारायण जैसे जहांगीर साहब ने केवीजी राव जी आपसे हम पूछना चाहेंगे। हाँ केवीजी राव जी आप बोलिए इस मामले में। तो अभी आप हमारे पास या तो इसको कोर्ट ले जाना होगा एंड एक्शन, इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट देम, ये एक है, बिकॉज और कोई पर्याय तो है नहीं। इसमें सबसे पहले देखिए हमें क्या देखना है कि कानून इनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, वो चीज बस बोलना है हमें, ठीक है ना। कानून का संज्ञान, हाँ कानून ने संज्ञान लिया, क्या लिया, फिर अब हमने इनको लेटर भेजा है, वो फिर मैं बताता हूँ आपको। लेटर तो भेजा, वो बता दिया। शिवनारायण जी एक मिनट देखिए, हम ये जो चिट्ठी का व्यवहार है हम राइट अप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, लेकिन एक्शन अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं उसी के लिए सुनिए मेरी बात। एज पर द सीआरपीसी द एवेन्यू इज 154(3) एंड देन यू गो टू 156(3). करेक्ट। तो ये जो इनको चिट्ठी लिख के अप डाउन करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो मेरा सिंपल सा सॉल्यूशन है, नहीं तो आप सीधा डीआईजी ऑफ द स्टेट को लिखिए, देखिए ये आपके ऑफिसर के करतूत है। अब हम इसमें दूसरी चीज पे आते हैं राव साहब जी। देखिए हमें यहाँ पर एक संविधान ने अधिकार दिया है 51 में जे, वैज्ञानिकता का उपयोग किया जाए इंसाफ प्राप्त करने के लिए, वैज्ञानिकता का, जैसे सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से एक चीज और दी गई है आपको कि जैसे हम अगर बच्चे को सिखाते हैं तो कार्टून के जरिए अगर हम सिखाएंगे बच्चे को तो बहुत जल्दी सीखता है। मतलब अगर एक कार्टून के द्वारा 50 पेज को एक ही कार्टून के अंदर सहमित वो कर सकते हैं। अभी मैं वो शेयर करता हूँ, पहले वो दिखाता हूँ कार्टून, एक मिनट। अभी देखिए ये कार्टून है, इसको मैं दिखाना चाह रहा हूं। देखिए हमने साफ साफ लिखा है इनको, ये वर्दीधारी है, लेकिन ये हमारे पैसों पर, हमने इनको तनख्वाह दे रहे हैं, हम लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये उन गुंडों के टुकड़ों पर पल रहे हैं, उन गुंडों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये उस तरीके के, मतलब इनके ये वर्ड हम लोग नहीं चाहते ऐसे वर्ड बोलना,
लेकिन ये उस टाइप के वर्दीधारी कुत्ते मेरे टुकड़े पर पलते हैं। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? ये अपने इसके लिए जो अपने जो अपना जांच अधिकारी है उसके लिए हम लिख रहे हैं, और जो गुंडा है गुंडे के रूप में हम ये निकाल रहे हैं। तो ये जो कार्टून ये हमारे को संविधान ने खुद दिया है कि आप वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करें। अगर कोई अधिकारी सो रहा है तो उसको जगाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। तो ये काम हम लोग पिछले कई सालों से करते चले आ रहे हैं अपने, और इसमें अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस मामले में ये चीज हमने रखी है कि ये जैसे गायत्री ज्वेलर्स है जो गुंडा है, मतलब इसके मुंह से निकलवा रहे हैं कि वर्दीधारी कुत्ते मेरे टुकड़ों पर पलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो ये साबित हो गया कि इसने उन लोगों को अपनी बोटी खिलाई, और उसकी वजह से वो इसके खिलाफ सबूत होने के बावजूद काम नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए क्या हमने लिखा है इनके लिए, मैं शहर का नामचीन गुंडा मवाली हूं, अपना दबदबा दिखाने के लिए जानबूझकर दीवार तोड़ी। ये तो साफ साबित हो गया कि दीवार जानबूझ के तोड़ी। गुंडे लोग ही तोड़ते, शरीफ आदमी होता तो वो नहीं तोड़ता, अगर टूट भी जाती तो चुपचाप उसको बना देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर यहाँ पर पुलिस के कहने पर दीवार बना दी, मगर दीवार बनवाने से मेरा दबदबा कम हुआ, वह मेरी इज्जत मिट्टी में मिली। इसलिए मैंने दहशत फैलाने के लिए घर में घुसकर चोरी करवाई, वह आतंक के सबूत छोड़े। यानी वहां पर उसने वो भी काम किया। तो जो किया है उसने वो चीज हमने यहाँ पर मेंशन करी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पहला आयो था, इसने जो मामले को ऐसी रोक दिया, तो उसके लिए हमने लिखा है कि भ्रष्ट व नकारा अधिकारी अक्षय शर्मा, उसका नंबर है, उसका फोटो है, मुझ जैसा नकारा व अयोग्य अधिकारी को बीच चौराहे पर जूतों से मारना चाहिए और बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए। मैंने अपने अन्नदाता राकेश गुंडे का दबदबा बनाए रखने के लिए उसके द्वारा दिए गए अपराध को नकार दिया और कार्रवाई नहीं की। ये वर्ड हमें मजबूरन बोलने पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए हैं। दूसरा, ये बड़ा जो ऑफिसर है डीएसपी सीओ, मुझ जैसे भ्रष्ट व नकारा अधिकारी को कुत्तों के समान बीच चौराहे पर मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए इन लोगों को। मैंने माना कि अवैध निर्माण हुआ है मगर कार्रवाई नहीं की। भाई क्यों नहीं किया आपने? आपको समझ में आ रहा है अवैध निर्माण हुआ है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, आपने नहीं किया, तो आप जैसों को बीच चौराहे पर मारना ही चाहिए। मैंने पार्टी से बात किए बिना कहा कि बात हो गई और अपने अन्नदाता राकेश पप्पू को बचाने के लिए रिपोर्ट बना दी, है ना। मैंने कहा कि पार्टी का मेरे अन्नदाता राकेश गर्ग से पुराना मनमुटाव है। मतलब वो वर्ड हमने इनके देकर ये कार्टून हमने 8 लोगों को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एसएसपी, वहां के डीआईजी सभी को भेजा है ये अपने लेटर। तो अब इस मामले में हमें जो भी है मतलब दिखाई दे रहा होगा, ये काम हम लोग करते हैं इस टाइप का। तो मैं चाहूंगा कि जहांगीर साहब, अब हमारे पास ये वैज्ञानिक, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमें ये अधिकार संविधान ने दिया है और किसी ने नहीं दिया। इंसाफ लेने के लिए वैज्ञानिकता को उपयोग कीजिए। इन लोगों के मुंह से, इन लोगों ने ही कहा है ना, इन लोगों ने ही कहा है कि क्या ये चीज नहीं करी। इनके मुंह से जो वर्ड निकल रहे, जो हमने लगाए हैं, ये पूरा लेटर हमने इन लोगों को कार्टून के साथ भेजा है और इसमें हमने साफ साफ कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम फिर इस मामले को वायरल करेंगे और सब कुछ चलते इस मामले को जितना भी हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। तो जहांगीर साहब, आप बताइए, अभी ये हम पिछले 8-10 साल से करते आ रहे हैं, हर एक के मामले में कर रहे हैं। कोई भी जो भी गलत कर रहा है उस अधिकारी का हम जैसे हम एक मामला बता दें, बुलंदशहर के कहते कोर्ट में हमने वहां पर मैसेज भेजा आईपीएस अधिकारी सबको कि बुलंदशहर की अदालत में एक ही खानदान के 23 गुंडे और उसकी वजह से 4 लोगों का ट्रांसफर हुआ। तो इस टाइप के मैटर, इस टाइप के मैसेज हम लोगों को जरूरी हो जाता है। हम लोग कर रहे हैं, हमारी संगठन कर रहा है पूरा, हम नहीं छोड़ रहे इन लोगों को, मगर पूरे सबूतों के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो जहांगीर साहब, आप इस मामले में कुछ बोलेंगे? देखिए सर, इस बारे में जो निकटतम लॉ का कोई इश्यू आ सकता है वो आ सकता है 499 और 500 आईपीसी। बिल्कुल सही। कोई आदमी इस चीज पर, इस आधार पर ऑब्जेक्शन ले सकता है कि साहब इससे मेरी आम शोहरत खराब हुई है, यानी मेरी मान हानि हुई है। लेकिन मान हानि के जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं आईपीसी में, उसमें एक एक्सेप्शन तो ये है कि ऐसी कोई चीज ऑफेंस नहीं है जो सच हो।
जिसके एविडेंस आपके पास है, आप उसे कार्टून में रिप्रेजेंट करते हैं या उसको किसी रिपोर्ट में पब्लिश करते हैं या बोलते हैं, वो चीज कभी भी ऑफेंस नहीं होती। हाँ कि मैं अपने अन्नदाता की बात नहीं मानता हूँ, ये नहीं मानता हूँ। अब आप अगर उसको ऑब्जेक्ट करते हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। लिहाजा ये कोई ऑफेंस नहीं है। आप जो कर रहे हैं ग्राफ की तरह से रिप्रेजेंट करना या कार्टून में रिप्रेजेंट करना, इस तरह की कोई भी चीज जो किसी चीज को एलैबोरेट करने में मदद करती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज पर बस मेरी ओर से बहुत क्लियर व्यू जो है वो इतना ही है सर। मेरा सबमिशन इतना ही है सर। तो केवी राव जी आपको अभी कुछ इस मामले में जो भी है सामने आ गया है, कुछ अगर बोलना है तो बताइए, और नहीं तो मैं अभी एक शेयर करता हूँ ये लेटर का लास्ट पॉइंट कि उसमें हमने क्या लिखा है। देखिए, सॉरी, आप लेटर डाल दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। हाँ देखिए, ये लिखा है हमने लेटर में कि संगठन संविधान के आर्टिकल 51A(H) का इस्तेमाल करते हुए उस वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करता है जिस पद्धति का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बच्चे कार्टून के जरिए जल्दी समझते और सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार संगठन किए गए अपराध को समझाने व सोए हुए अधिकारी को जगाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके कार्टून व स्लोगन के जरिए मामले को सामने लाता है। अगर 15 दिन के अंदर उपरोक्त शिकायत पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन इस मामले को संलग्न कार्टून के साथ पब्लिश करेगा, जिसके जिम्मेदार ये अधिकारी होंगे जिन्हें शिकायत पत्र भेजा जा रहा है। तो ये जो है हमारा अपने लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके हम इस काम को कर रहे हैं, और अगर आपने यानी इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो 15 दिन के बाद ये लेटर्स के साथ साथ मतलब पूरा पब्लिश किया जाएगा, ये वीडियो पब्लिश किया जाएगा जिसमें जो जो आपके अधिकारी के खिलाफ बोला गया है कि अधिकारी को क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपको खुद संज्ञान लेना है। मतलब इनके बड़े अधिकारियों को चीफ जस्टिस अपने इसको हाई कोर्ट को भी भेजा है लेटर, सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा है, एसएसपी को भेजा है, डीआईजी को भेजा है, चीफ सेक्रेटरी यूपी को भेजा है। इन सबको खुद संज्ञान लेना है और इस मामले में कार्रवाई शुरू करनी है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, और ऐसे ही अन्य कई हम मामले लगातार उठाते रहना हम लोगों को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मैं जहांगीर साहब से बहुत खुश हूं, उन्होंने इसमें आगे बढ़ के बहुत बेहतर तरीके से मतलब बिना किसी डर के, क्योंकि हमें वो भगत सिंह चाहिए जो देश को मतलब जो विरोध करना सीखे और लोगों में हिम्मत दिलाए, लोगों में जोश दिलाए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो एक होकर के इस लड़ाई को लड़ सके। और हम लोगों ने कुछ व्यवस्था, संदीप पांडे जी, हम लोगों ने कुछ व्यवस्था भी करी है और कर रहे हैं हम लोग कि क्या बोलते हैं, अगर कोई भगत सिंह को जैसे मार दिया गया था, हम भगत सिंह को जिंदा रखना चाहते हैं। मतलब कोई भगत सिंह आज की तारीख में कोई विरोध करता है वो एक भगत सिंह है, किसी भी गलत का विरोध करता है वो भगत सिंह है। अगर उस भगत सिंह के ऊपर 4 केस कर दिए जाएंगे या कुछ कर दिए जाएंगे तो ऐसे भगत सिंह जिंदा होने से पहले ही मर जाएंगे। तो हमें उन लोगों को जिंदा रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस मूवमेंट में भी हम लोग, संदीप अग्रवाल जी, हम लोग या अपने संदीप पांडे जी, हम लोग सब लगे हुए हैं। तो ये पूरा मूवमेंट आगे भी चलेगा कंटिन्यू। जहांगीर साहब जी, आप हो सके तो हमसे कांटेक्ट जो भी है, कांटेक्ट कैसे किया जाए उसका कुछ हमें सॉल्यूशन दीजिएगा। और केवी राव जी, हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदम जी वगैरह, इन्होंने भी काफी अच्छा बोला। तो मैं सभी लोगों को, सब जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि इस मामले में हम लोग आगे बढ़ें और समझें कि क्या किस प्रकार से छोटी छोटी सी चीजों में हम लोग इग्नोर कर डालते हैं। ऑफिसर कितनी बड़ी बड़ी गलती करते हैं, उन ऑफिसरों को हम सजा दिला सकते हैं। बस जरूरत है हमें आगे बढ़ने की और करने की, लेकिन सजा इमीडिएट इनको नहीं मिलेगी कोर्ट कचहरी से, क्योंकि हम लोगों के पास खर्चे नहीं है। लेकिन इनके कार्टून, वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके इनके कार्टून, इनके लेटर्स, इसको हम वायरल करेंगे तो आज नहीं तो कल हमारे देश में, अगर हम सही मायने में सोचें तो 5% ही असली बेईमान और अपराधी लोग हैं। बाकी 90% तो वो लोग हैं जो ये मौका परस्त है, मौका देख करके आपके अपराध करते हैं, जिन्हें नजर आता है कि कैमरा तो लगा नहीं है, चलो 1000 रुपए पड़ा, उठा के जेब में रख लो। तो वो स्थिति हमारे देश की, हमें उसको बदलना, उसका
फायदा उठा करके हम देश से भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं केवल इस तरीके से। बाकी फिर आगे में हम लोग बहुत कुछ करेंगे इसमें। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर कंक्लूड कर, संदीप जी आप इसको बंद कीजिए जैसा भी है।